हर एक एलिमेंट जो आ रहा है वो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जी यार बाउल में बढ़ते 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 सीक्वेंस की वैल्यू घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। तो वैल्यू घट रही है, इसका मतलब क्या है? सभी लोगों को तैनवरिया का नमस्कार। आप सभी को तैनगोरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगोरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल तैनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने इंटीग्रेट मैथमेटिक्स की फीलिंग वाली क्लास को स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैं रियल एनालिसिस की एक क्लास और ले चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं ये बात पक्की कर लें कि इससे पहले वाली क्लास का देखना बहुत ज़रूरी है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ोगे तभी मंजिल तक पहुँचोगे। जहाँ भी गैप आ गया सीढ़ी में वहीं से गिर जाओगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जितनी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूँ सारी आपको एकदम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी ईमानदारी के साथ देखनी है। सभी के आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। 90% बच्चे भाई साहब क्लास देख तो लेते हैं लेकिन नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स अपने हाथों से खुद के नोट अगर बनाने हैं तो सबसे बड़ी अच्छी बात यही होती है कि जो भी टॉपर बच्चा होता है या जो भी एग्जाम क्रैक करने वाला बच्चा होता है अपने खुद के नोट्सों को स्वयं तैयार करता है। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को ज़ाया ना करते हुए आज की सेकंड क्लास फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, और क्लास शुरू करने से पहले कहना चाह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी मुझे नया देख रहे हैं जल्दी से फटाफट से, अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से कहना चाह रहा हूँ लड़कों लड़कियों ग्रुप दोनों का अलग अलग है, तो कृपया अपने अपने ग्रुप में जाएं। कोई भी एक दूसरे को पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, जो भी मैसेज करने हैं आप मुझे करोगे, अन्यथा की स्थिति में आपको ग्रुप से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं भैया। तो कल का कुछ मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। कल हमने सीक्वेंस के बारे में सीखा था, सीक्वेंस से कन्वर्जेंस के बारे में सीखा था। तो आज हम सीखने जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आज की क्लास से लिमिट का एक पक्का सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। एग्जाम में हूबहू सवाल ऐसा आए ना आए इसकी तो गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन कंसेप्ट जो आज देने वाला हूँ बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, इनसे आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा और हो सकता है ये भी रिपीट हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ग्रेजुएशन के सवाल सारे करा देंगे आपको। ठीक, तो चलिए फटाफट से एक रफ नोट को पहले करके बैठ जाइए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा आज का हमारा टॉपिक है भाई साहब कॉची सीक्वेंस, या इसका दूसरा नाम होता है फंडामेंटल सीक्वेंस। इसकी रामायण लिखी हुई है, इसको रामायण को थोड़ा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कॉची, या उसको कहते हैं फंडामेंटल सीक्वेंस इफ इज करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिट्ररी, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एन माइनस के एम का जो मॉड है लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। ब्ला 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 घंटा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आ जाओ देसी भाषा में, फुल बिलिंग कराता हूँ। देखो कल हमने एक चीज़ सीखी थी भाई साहब। कल हमने क्या देखा था, मैंने आप सभी लोगों को कन्वर्जेंस सिखाया था। तो मैंने आपको चीटियों को सीक्वेंस बनाने की कोशिश करके दिखाई थी। तो उसी चीज़ को मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये हमारी चीटियों का सीक्वेंस है, ये चीनी का दाना है, इसको हम एल कह रहे हैं। और इसके आजू बाजू जब चीटियाँ इस पर चिपट पड़ती हैं किसी भी चीनी के दाने पर, तो उसको आजू बाजू भैया अच्छे तरीके से पूरा कवर कर लेती हैं। यहीं से मैं इसी एग्जाम्पल से आपकी कॉची सीक्वेंस की दुविधा को यहीं से क्लियर करूंगा। ध्यान से देखेंगे अब। तो कल हमने सीखा था कि ये कोई चीनी का दाना है, इस चीनी के दाने की तरफ ये सारी की सारी ये हमारा सीक्वेंस ऑफ आंट्स है, चीटियों का सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ आंट्स। ठीक, तो हो क्या रहा है, चीटियाँ सारी सीक्वेंस में इस चीनी के दाने की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं, इसके ऊपर चिपट पड़ रही हैं। और सारी की सारी चीटियाँ ऐसा नहीं कर रही हैं, केवल कुछ चीटियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन चीटियाँ ये तो अभी बहुत दूर है। तो इन चीटियों को मैंने कल एम चीटियाँ कहा था, और यहाँ से आगे की जो चीटियाँ हैं वो चिपट पड़ रही हैं, बिल्कुल पास पास हैं। कहने का मतलब है कि उन चीटियों के और सीक्वेंस यानी कि चीनी के दाने के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर है। जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन हमने कल प्रूफ करी थी, सेम यही चीज़ें यहाँ पर मेरा एन चीटियाँ हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शर्त लेके चलता हूँ, एन इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एम वाली शर्त लेकर के चलता हूँ। या इसको आपको बहुत सी किताबों में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इसको हम एन नॉट कह देंगे। एन नॉट माने क्या है, ये बाउंड्री है। यहाँ से आगे की जो चीटियाँ हैं केवल वही चीनी के दाने के बहुत नज़दीक हैं, बाकी चीटियाँ अभी लाइन में हैं, वो दूर से आ रही हैं। ये हमने कल इतना सीखा था। अब उसी चीज़ को मैं थोड़ा और ऑब्जर्व करूँगा, धीरे धीरे चीज़ों को आपको खोल खोल करके दिखाऊँगा क्या है क्या नहीं है। अब देखना ध्यान से, कल हमने इतना ऑब्जर्व कर लिया था कि चीनी के दाना और चीटियों के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर थी। इसको हमने कैसे प्रूफ किया था, एफ ऑफ एन माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारी परिभाषा आई थी भाई साहब किसकी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। अब भैया एक चीज़ आपके दिमाग में कल आई क्या, नहीं आई। वो चीज़ क्या है,
अरे भाई साहब, जब चींटियाँ किसी मिठाई या चीनी के दाने के ऊपर चुपट पड़ती हैं तो हमने ये तो कल देख लिया कि चीनी के दाना और उन चींटियों के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं कोई सी अपने मन से दो चींटियाँ पे हाथ से पकड़ लूँ, अगर मैं इन कोई सी दो चींटियों की बात करूँ, मान लो ये एम चींटी है, मान लो इस चींटी का नाम एन है, तो अगर उन दोनों चींटियों के बीच की दूरी में देखूंगा तो भाई साहब वो भी तो ना के बराबर आएगी। अरे फीलिंग करके देखो यार, किसी रसगुल्ले पर चींटियाँ चुपट पड़ी हैं तो रसगुल्ले और चींटी के बीच की दूरी लगभग ना के बराबर हो गई। ये परिभाषा होगी काहे की? कन्वर्जेंट की। कभी नहीं भूलोगे मेरे तरीके से याद रखोगे तो। अच्छा, रसगुल्ला और चींटी के बीच की दूरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब दो चींटियों के या दो से ज्यादा चींटियों के बीच की दूरी की बात कर रहा हूं। तो जो सेम कंडीशन चीनी के दाने और चींटी के बीच की दूरी में हो रहा था, वही सेम कंडीशन अगर तुम कोई सी दो चींटियां पकड़ोगे अपने हाथ से, वही कंडीशन उनके बीच में भी आपको देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? भी कोई सी दो चींटियों के बीच की दूरी भी लगभग ना के बराबर होगी। क्योंकि वह मिठाई के दाने पर चीनी चुपट पड़ती है एकदम, तो बिल्कुल चुपट चुपट के चींटी एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होती हैं। तो कोई सी तुम दो चींटी उठाओगे तो उनके बीच की दूरी भी लगभग ना के बराबर आएगी। तो जहाँ पे तुमको ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है, उसी घटना को कौची कह देते हैं। बस ये घटना है। तो क्या समझे? कौची का मतलब ये हो गया कि अगर कोई सीक्वेंस तुम्हारी कन्वर्जेंट है, क्योंकि तुम एक चीज़ देख पा रहे हो, ये सीक्वेंस जब तक कन्वर्जेंट नहीं होगी तब तक चींटियाँ एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी। कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा? जब तक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी तब तक चींटियाँ एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी, और जब तक एक जगह इकट्ठी नहीं होंगी तब तक दो चींटियों के बीच की दूरी तुम ना के बराबर नहीं कह पाओगे। तो ये कन्वर्जेंट में ही ये घटना देखने को मिल रही है। तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो कन्वर्जेंट से ही मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कोई सी दो चींटियों के बीच की दूरी भी लगभग ना के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या समझे भाई साहब कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? फीलिंग आई कि नहीं आई? सच बताना। अभी तो मैं तुम्हें देसी भाषा में समझा रहा हूँ, अभी प्रॉपर एग्जांपल के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगा, एचडी क्वालिटी में क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी। पहले इतना मुझे बताओ, सोच के देखो ध्यान से। अरे भाई साहब, चींटी इस पर चुपट पड़ रही हैं तो चीनी के दाने और चींटियों के बीच की दूरी ना के बराबर है, तो कोई सी दो चींटियों के बीच की दूरी भी तो ना के बराबर होगी। और यही जो शर्त है, दो चींटियों के बीच की दूरी का मतलब क्या हो गया? AN माइनस AM लेस देन एप्सिलॉन। ये होगी कोई चींटी N, ये हो गई कोई चींटी M, इन दोनों के बीच की दूरी भी लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो अगर कोई सीक्वेंस हमें इस प्रकार का नेचर दिखाता है, अगर किसी सीक्वेंस के अंदर हमें इस तरह की घटना देखने को मिलती है कि जिसमें कोई से दो टर्म्स के बीच की दूरी भी अगर ना के बराबर आ रही है, तो ऐसा सीक्वेंस हमारा भैया कॉची सीक्वेंस कहलाता है या फंडामेंटल सीक्वेंस कहलाता है। और ये जो घटना है, रियल की बात कर रहा हूँ, रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो रियल एनालिसिस में ये घटना 100% केवल तभी देखने को मिलेगी जब आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। क्योंकि जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही नहीं होगी तो आप ये कैसे पता लगा पाओगे कि दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर है कि नहीं है? ऐसी घटना आपको देखने को मिलेगी ही नहीं। ये घटना कब मिली? जब सारी की सारी चींटियाँ एक चीनी के दाने की तरफ अग्रसर हुई, है ना? तो कॉची होने के लिए कन्वर्जेंट होना जरूरी है। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस कॉची भी कहलाएगी। और कॉची की कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में ऐसे ही पूछ ले कि कोई सीक्वेंस कॉची कब होती है, इसकी क्या शर्त है? 4 ऑप्शन दे देगा आपको, तो आपको ये ऑप्शन ध्यान रखना है, AN माइनस AM, दो चींटियाँ। या ऐसे भी आपसे कह सकता है ऑप्शन में AN प्लस का P माइनस के AM, ये भी कह सकता है। अब तुम कहोगे भाई साहब जी का बवाल है, AN प्लस P को मतलब का है? अरे कछु मतलब ना, यहाँ P का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है। P का वैल्यू तुम 1 डालोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से तुम्हें मिलेगा AN प्लस का 1 और माइनस के AM, यानी कि एक चींटी जस्ट उसके आगे वाली चींटी। AN प्लस 1 माने जस्ट उसके आगे वाली। तो दो चींटी की बात है कि अगल बगल की लगभग ना के बराबर दूरी होनी चाहिए। तो अगर ये घटना है तो ऐसे डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कॉची सीक्वेंस की शर्त क्या होती है या कन्वर्जेंट की शर्त क्या होती है। तो इन बातों को बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने एग्जांपल ऐसा देके तुम समझा दिया है कि अब तुम्हें कोई दिक्कत आवेगी ही नहीं। भाई साहब काय टेंशन ले रहे हो? अब पढ़ो परिभाषा, अब समझ में आएगा। क्या लिखा देखो, अ सीक्वेंस AN इट इज सेड टू बी कॉची। कोई सीक्वेंस है वो कॉची कहो चाहे तुम फंडामेंटल कहो, नाम बहुत जरूरी है भाई साहब, पेपर में गुमराह कर सकता है तुम्हें पूछ करके। कॉची की जगह उसने हाल कह दिया फंडामेंटल बताओ, तुम कहोगे अरे सर हमने तो फंडामेंटल का वो पढ़ो ही ना है। हम बता रहे हैं जितने नाम संभव है सब बता रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। कॉची या फंडामेंटल कब कहेंगे भाई साहब? इफ करस्पॉन्डिंग टू एन आर्बिटरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। मैंने कहा बताई कल समझाओ जी, एप्सिलॉन का मतलब क्या है? लगभग ना के बराबर दूरी, बिल्कुल 0 नहीं, थोड़ी सी बड़ी 0 होता है, तो इसलिए इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, 0 से बड़ा होता है। देर एग्जिस्ट माने कोई एक ऐसा मिल जाए, कैसा मिल जाए? N0 बिलोंग्स टू N। अब देखो N0 देख के घबराना नहीं है। N0 का मतलब क्या है? वही बाउंड्री
कि इसके आगे वाली चीटियाँ ही एक दूसरे के आजू बाजू आ रही हैं, बाकी अभी दूर है, लाइन लंबी लग रही है, पल्ले पड़ रहा है। तो एन नॉट माने कुछ आगे की टर्म्स, ठीक है, जो डायरेक्ट लिमिट के आजू बाजू आ रही हैं, जो लिमिट के नेबरहुड में आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गया, कल ही समझा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखते हैं कल की क्लास, उनके लिए दुविधा आ सकती है, भैया फिर कह रहा हूँ कल की क्लास जरूर देख लेना। लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कार्ड में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये रही परिभाषा कैसी है भैया, ये रही परिभाषा an माइनस के am लेस देन एप्सिलॉन। वही चीज़ मैंने बताई आप लोगों को। ये कोई सी दो चीटियाँ और बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, आगे वाली चीटी माइनस पीछे वाली चीटी का दूरी, मॉड लगा दी क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। लेस देन एप्सिलॉन लगभग ना के बराबर होना चाहिए। फॉर ऑल n, n ग्रेटर देन 0। अरे भैया सही बात है, n, n 0 से बड़े होने चाहिए। 0 से बड़े का मतलब क्या है, अगर मैं n, n 1, 2 ले लूँ तो आगे की बात हो जाएगी। 0 का मतलब जो एक और चीटी यहाँ डरी हैं, ये चीटी इन तक पहुँच ही ना पाई, ठीक है। तो इसीलिए n, m को हम 0 से बढ़ा लेंगे और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये वही बात हो गई, इधर की m चीटियाँ, इधर की n चीटियाँ, बीच में बाउंड्री लगी n नॉट वाली। कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है, कल सब समझ चुके हो। या ऐसा कह लो, हवाल तुम्हें समझाओ, an प्लस का p माइनस के am, एक p का वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ा होता है, ये लिखा है, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहाँ पे वही शर्त लागू होगी। p का वैल्यू तुम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे चीटियों का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ 1 लिखोगे तो am और am प्लस 1, यानी कि जस्ट एक दूसरे के आजू बाजू की चीटियाँ। 2 डाल दोगे तो जस्ट एक दूसरे के आजू बाजू की चीटियाँ। ऐसे करके हमें केवल 2 टर्म्स के बीच की दूरी देखनी होती है। अगर वो दूरी मुझे लेस देन एप्सिलॉन मिल जाती है तो ऐसी सीक्वेंस को भैया हम कह देते हैं कि हमारी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ऐसी सीक्वेंस को भैया हम कह देते हैं कि हमारी सीक्वेंस जो क्या है, वो कॉची सीक्वेंस है। रियल एनालिसिस के अंदर हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची होती है। हालांकि मीटर के स्पेस जो कि सिलेबस से बाहर है, कुछ बच्चे ज़्यादा दिमाग चलाएंगे कि सर गलत पढ़ा रहे हो आप, लेकिन मीटर के स्पेस की अगर बात करूं तो मीटर के स्पेस में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम अभी रियल की बात कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जो है मैं वो करा रहा हूँ। आपके सिलेबस में यही दिया गया है कि जो कॉची है वो कन्वर्जेंट है, वो जो कन्वर्जेंट है वो कॉची है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में रियल एनालिसिस के अंदर यही कथन सत्य होता है, ठीक। अब सर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देके दिखा दीजिए। चलो भाई साहब, हम पर एक सीक्वेंस है A0, A1, A2, A3। कल आपको सिखाया था कि कोई भी सीक्वेंस अगर आती है तो उसके टर्म्स को हम इस तरह से लिख देते हैं, A1, A2 का फॉर्म में लिख देते हैं। और वही टर्म हो गए दोनों। देखो ये हमारे दोनों, ये m नंबर वाली चीटी, ये n नंबर वाली चीटी हो गई। अब ये क्वेश्चन हमारे पास 1/n है। कल ही हमने इसको जूम करके देखा था कहीं देखा था, आई फिर से देख लो 1/n, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ठीक। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे क्या डालूँ, 1, 2, 3, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है। ये पूरा सीक्वेंस 0 और 1 के बीच में खेलता है, आपको पता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 1/2 और 1/3, 1/4, ऐसे करके नंबर ऑफ टर्म्स इसके यहाँ पे बीच में होते हैं। अब आप देखना ध्यान से, आप इसके अंदर 1 डालो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 1/2 मिलेगा, 3 डालोगे 1/3 मिलेगा, 4 पर 1/4 मिलेगा। लेकिन अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप इसमें 1 लाख डालोगे तो नीचे 1 लाख मिलेगा। जी वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो एक चीज़ आप देख पाओगे, मैंने कल ही आपको दिखाया था, बस रिवीजन करा रहा हूँ। तो जाते जाते बिल्कुल 0 के नज़दीक पहुँच जाएगा ये सीक्वेंस। जाते जाते पूरा का पूरा सीक्वेंस बेचारा क्या होगा, बिल्कुल 0 के नज़दीक पहुंच जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब कोई से 2 सीक्वेंस के टर्म यहाँ से उठा के देख लो। अब ध्यान से देखना, अब यहीं से उठा के देखने हैं, तुम सोचो यहाँ से देखो ना। कंडीशन क्या होती है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये चीटियाँ तो लाइन में चल लेंगे, इनसे मतलब ही नहीं है। जो लिमिट के ऊपर कन्वर्ज कर चुकी हैं वो चीटियाँ हैं, उनको उठाना है। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो यहाँ से नहीं उठा सकते हम, ये दूरी है इनमें बहुत। हम उठाएंगे इसके पड़ोस से, इसके नेबरहुड से, n, b, d से उठाएंगे हम, ठीक है। उठाओ कोई से 2 चीटियाँ, मान लो ये m चीटी है, ये n चीटी है। ये तुम भी देख पा रहे हो, अरे यार इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बिल्कुल 0 के बराबर है, लगभग ना के बराबर है। 0 तो नहीं कह सकते, लगभग ना के बराबर है। तो ये सीक्वेंस हमारी कैसी सीक्वेंस होगी भाई साहब, तो ये सीक्वेंस हो गई मेरी कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस। तो पेपर में सवाल ऐसे बनेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सीक्वेंस कॉची है। तो हर बार तो हम ऐसे रूपरेखा बना के नहीं देख पाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है। कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट वाला। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है और लिमिट यूनिक आई है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और अभी हमने ऑब्जर्व किया कि जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो सीक्वेंस कॉची है। तो हम ज़्यादातर क्वेश्चनों को ऐसे हैंडल करने की कोशिश किया करेंगे कि कन्वर्जेंट अगर हमने देख लिया, कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया, तो वो सीक्वेंस 100% कॉची होना तय है।
पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? ये कन्वर्जेंट भी नहीं देख पा रहे हम लोग, तो केवल लिमिट चेक कर लो बस। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर लिमिट यूनिक आ रही है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कॉची भी होगा। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इटसेल्फ। तो पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये टॉपिक में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आई होप समझ में अच्छे से आ चुका होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट कर रहे हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताने का प्रयास करूँ जिससे आप रिफ्लेक्शन से बच पाएँ। ठीक, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो देखिए भैया, अब आगे कुछ और बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा करते हैं। इनसे आप बहुत सारे सवालों को करने में आपको और क्लैरिटी आएगी और समझ में आएगा कि चल क्या रहा है बेसिकली। तो है क्या, पहला देखो, पहला यही मैंने आपको अभी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा आपके एग्जाम में। क्या है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची है। ये जो सिंबल बना है इसका मतलब है कि ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो भी ऐसा है, दोनों तरफ लगा हुआ है ये। ठीक है, डबल इम्प्लाई बोलते हैं इसको। अगर एक तरफ से होता तो केवल ऐसा ही होता, ऐसा लौट के नहीं आ पाते, लेकिन दोनों तरफ तीर है तो ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो ऐसा है। ठीक, अच्छा, अगला क्या कह रहे हैं? एवरी कॉची या कन्वर्जेंट कह लो, या सीक्वेंस कॉची है या कन्वर्जेंट, बात तो वही है यार, सेम बात है। दोनों या तो कॉची सीक्वेंस हो या कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, ये दोनों की दोनों सीक्वेंस बॉन्डेड होती हैं भाई साहब। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। एवरी कॉची या कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कॉची सीक्वेंस हो चाहे वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, वो बाउंडेड होगी, पक्की बात है। लेकिन कन्वर्स नॉट ट्रू, उल्टा सही नहीं है। उल्टा बोले तो उल्टा कैसे पढ़ोगे आप? हमने सीधा कैसे पढ़ा था अभी कि एवरी कॉची और कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब उल्टा पढ़ो कि बाउंडेड इज, यानी कि जो सीक्वेंस बाउंडेड होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो या कॉची हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो सीक्वेंस कॉची या कन्वर्जेंट होगी वो तो कन्फर्म है कि वो बाउंडेड होगी, लेकिन जो सीक्वेंस बाउंडेड होगी वो कॉची है कि ना है, कन्वर्जेंट है कि ना है, जी हम डायरेक्ट ना कह सकते कि हर एक ऐसा होगा ही होगा, ना, ये जरूरी नहीं है। कैसे नहीं है? एग्जांपल देखो भाई साहब, 1/n सीक्वेंस। अभी हमने देखा कि ये सीक्वेंस हमारी कॉची होती है, ये सीक्वेंस कॉची होती है, सब बच्चों को पता है। ये सीक्वेंस बाउंडेड है। कैसे बाउंडेड है? इसकी अपर बाउंड सब बच्चों को पता है, इसकी अपर बाउंड बनाती है, और सभी को पता है इसकी लोअर बाउंड 0 आती है, कल अच्छे से देख चुके हैं। अच्छा, अब ये सीक्वेंस है, देखो ध्यान से। अब मैं उसको उल्टा देखे चल रहा हूँ, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ। सीधे चल रहे हैं तो सही बात है, जो सीक्वेंस कॉची और कन्वर्जेंट है वो तो बाउंडेड आ रही है, लोगों बाउंडेड है क्योंकि इसकी दोनों दीवार मिल गई, आगे की दीवार मिल गई, पीछे की दीवार भी मिल गई है। लेकिन अब जो सीक्वेंस बाउंडेड है, क्या वो कॉची होगी? अरे नहीं है कॉची। देखो ध्यान से, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। देखो कैसे बाउंडेड, हमें पता है इसकी अपर बाउंड कितनी आएगी, इसकी अपर बाउंड आएगी +1, इसकी लोअर बाउंड कितनी आएगी -1। लेकिन भाई साहब क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है? क्या ये लेकिन भाई साहब क्या ये सीक्वेंस कॉची है? अरे ना है कॉची। कॉची कब होते हैं? जब कन्वर्जेंट होते हैं। ये सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट ही ना है। कन्वर्जेंट कब होते हैं कोई सीक्वेंस? जब बाको एक लिमिट मिलेगा कि यूनिक लिमिट मिले। लेकिन जा सीक्वेंस में तुम्हें कहाँ मिलेगा? मैंने कल ही बताई थी, -1 +1 -1 +1। इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट हमारे -1 और +1 आ रहे थे, दो लिमिट पॉइंट मिल रहे हैं। तो मैंने कल ही सिखाया था आपको, कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट पॉइंट एक और यूनिक होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस के तो दो लिमिट पॉइंट है, लेकिन ये सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं है। तो बशर्ते ये सीक्वेंस बाउंडेड है, लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कॉची है? ये बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा दिमाग में कभी मत बैठा लेना कि जो सीक्वेंस बाउंडेड होगी वो कॉची और कन्वर्जेंट होगी, ना, ऐसा नहीं कह सकते हम ठोस बात क्या कह सकते हैं कि जो कॉची और कन्वर्जेंट है वो पक्का बाउंडेड होगी, लेकिन जो बाउंडेड है वो कॉची कन्वर्जेंट हो, ये नहीं कह सकते हम। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी कहानी, मज़ा आ रहा है, फुल देसी भाषा में फील करा रहा हूँ। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। आगे बढ़ें? अच्छा, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। सर ये क्या बोल दिया आपने? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। मैं केवल बाउंडेड की बात कर रहा हूँ। एवरी बाउंडेड, नॉट कॉची नॉट कन्वर्जेंट, मैं केवल बाउंडेड की बात कर रहा हूँ। ओनली वी टॉक अबाउट बाउंडेडनेस, नॉट कन्वर्जेंट और कॉची। ओके, हम केवल बाउंडेड की बात कर रहे हैं। तो तुम्हारे दिमाग में कॉची या कन्वर्जेंट मत लेके आना, बाउंडेड। हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्ज करने वाली सब सीक्वेंस होती है। अब सब सीक्वेंस आपने शब्द लिया, ये होता क्या है भाई साहब? सब सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चा या टुकड़ा। जैसे तुम्हारे पिताजी सीक्वेंस है, तुम उन्हीं से निकल करके बने हो, तुम उन्हीं के अंश हो, तो तुम भैया उनके सब सीक्वेंस कहलाओगे। ठीक है? या तुम्हारा पूरा परिवार एक सीक्वेंस है, तुम्हारा भैया बंधु अलग कर दिए जाए, तुम्हारा पूरा परिवार अलग कर दिया जाए, तो तुम दोनों अलग अलग सब सीक्वेंस बनाओगे जो एक दूसरे के पूरक होंगे, दोनों मिलकर के पूरा परिवार का निर्माण होगा। ठीक है?
तो सब सीक्वेंस का मतलब यही हो गया कि बहुत सारे थैले में से टमाटर लाए हो तो और तुमने कच्चू टमाटर निकाल के बाहर रखे थे, सड़े सड़ाए टमाटर हैं, तो भाई सड़े सड़ाए टमाटर निकल के तो भाई में से आए हैं, तो भाई सड़े सड़ाए टमाटर, इन सब टमाटर को सब सीक्वेंस कहलावे हो। और फिर मैंने तुम वापस मिला दोगे तो पूरे टमाटर को खिला पूरा हो जाओ। तो जो सब सीक्वेंस है और जो सीक्वेंस है दोनों मिलकर के एक दूसरे के पूरक बन गए आओ, ठीक है। तो सब सीक्वेंस ऐसे दिमाग में डाल लो, टुकड़ा या बच्चा। तो हम क्या विचार रहे हैं, हम ये क्या विचार है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस जो होती है, जो कन्वर्जेंट, उसके पास एक बच्चा या छोटा टुकड़ा जरूर होता है। कैसे? एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, कन्वर्जेंट नहीं है, ये देखो ध्यान से, कन्वर्जेंट नहीं थी ना, ये बाउंडेड की बात कर रहे हैं, केवल और केवल बाउंडेड की शर्त बता रहा हूँ। तो हमें पता है ये सीक्वेंस कैसी होती है, ये सीक्वेंस ऐसी होती है -1 +1, ठीक है, -1 +1 एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, अब एक चीज़ ध्यान से देखना इसमें हो क्या रहा है। अब इसका टुकड़ा बनाते कैसे, टुकड़ा निकालना सिखाता हूँ, सीक्वेंस के टुकड़े कैसे निकालते हैं। देखो हमें पता है जब मैंने n = 1 डाला, ये मिला, 2 पे ये मिला, 3 पे ये मिला, 4 पे फिर प्लस मिलेगा। तो तुमने चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब मैं ऑड नंबर डाल रहा हूँ इसके अंदर, 1 पे -1, 3 पे -1, 5 में फिर -1 आएगा, तो ऑड नंबरों पे मुझे -1 मिल रहा है, इवन नंबर पे मुझे +1 मिल रहा है। तो ये सीक्वेंस दो तरह के नंबर से मिलके बनी है, इवन नंबर, ऑड नंबर। और भी अपने हिसाब से तुम कितने भी टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मुझे जो सरल लगेगा मैं तुम्हें वो बताऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले नज़र मेरी पड़ रही है इवन ऑर्डर पे, प्राइम नंबर पे भी पड़ सकती है नज़र आप लोगों की। आप लोग थोड़ा एक्टिव हो जाओगे तो आप ये भी देख पाओगे कि प्राइम नंबर पे अलग थिएटर आ रहा है, ठीक है, को प्राइम पे अलग थिएटर आ रहा है, सब देख पाओगे। लेकिन मैं जितना दिखा रहा हूँ उतना देखो केवल। अभी इवन ऑर्डर में बात करते हैं तब काम हो जाएगा हमारा। अगर मैं इवन नंबर को अलग निकाल लूँ तो इवन नंबर अगर लूँगा मैं तो 2 पे 1, 4 पे 1, सब पे मुझे +1 मिलेगा। ध्यान से, अब इवन नंबर को कैसे लिखते हैं भैया, 2n, तो A2n। ध्यान से, ये पूरी सिक्वेंस an थी, मैंने केवल इसमें से कौन से टर्म अलग कर लिए, 2n वाले, जो सारे के सारे इवन टर्म है मेरे। ध्यान से, तो अब मुझे क्या मिल रहा है, अब मुझे मिला ओनली 1 1 1 1, तो मुझे सारे +1 मिल गए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इवन नंबर को छोड़ करके अगर मैं ऑड नंबर को अलग कर लूँ तो क्या होगा, अगर मैं ऑड को अलग करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -1 -1 सो ऑन। अब ध्यान से देखना, अब ये जो टुकड़े आ गए हैं, अगर मैं इस टुकड़े की बात करूँ तो ये टुकड़ा मेरा कन्वर्जेंट है। कल ही लिखाया था मैंने कि एवरी कांस्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कल लिखाया था। अगर नहीं आते तो दोबारा याद करा दूँ, ये कन्वर्जेंट क्यों है पता है तुम्हें। देखो इसका ये पहला टर्म बोले तो A2, A4, A6, A8, ये सारे के सारे टर्म मेरे 1 के आजू बाजू में जा रहे हैं, ये सब 1 पे कन्वर्ट कर रहे हैं सारे के सारे, है कि नहीं। नीचे वाले में सारे टर्म मेरे -1 बना रहे हैं। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है। मैंने आपको कल ही ये चीज़ करके दिखाई है। इसके नेबरहुड में, इसके आजू बाजू में ये सारे के सारे A2n -1 यानी कि ऑड टर्म्स आ गए, और इसके आजू बाजू में ये सारे के सारे A2n वाले टर्म्स आ गए। तो अगर हम इनको अलग अलग बात करेंगे, अगर मैं केवल इतने हिस्से को देखूं, इसको ना देखूं, क्योंकि मैंने अब दोनों को अलग अलग कर लिया है, अब तुम दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हम, क्योंकि हम सीक्वेंस पे नहीं, हम सब सीक्वेंस पे चर्चा कर रहे हैं। पल्ले पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। हम अब दोनों को एक नज़र से नहीं देखेंगे, हम दोनों को अलग अलग नज़र से देखेंगे। तो अगर मैं केवल इस सीक्वेंस के लिए बात करूँ तो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट 1 आ रहा है, अकेला है, यूनिक है। तो भाई साहब अब इसकी जो टुकड़ा आया है, ये टुकड़ा मेरा कन्वर्जेंट हो गया। ये जादू है, दिस मैजिक, इट्स अ मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, है कि नहीं। सीक्वेंस हमारी कन्वर्जेंट नहीं थी, जैसे तुमने उसके टुकड़े कर दिए तो वैसे उसके टुकड़े तो कन्वर्जेंट हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है ये बहुत ज़रूरी है, ये तभी काम करेगा जब सीक्वेंस हमारी बाउंडेड होगी। कन्वर्जेंट हो ना हो कोई भरोसा नहीं है उसका। कन्वर्जेंट होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन हम केवल बाउंडेड की बात लेके चल रहे हैं, हम केवल जानबूझ करके ऐसा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं जिससे हमें भविष्य में कोई दिक्कत हो ही ना। क्योंकि जो कन्वर्जेंट है वो तो बाउंडेड होना तय है, लेकिन जो कन्वर्जेंट ना हुई लेकिन केवल बाउंडेड हुई तो कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे, ठीक। सीक्वेंस को तोड़ लो, लेकिन उसकी सब सीक्वेंस बनेगी भाई साहब, वो जरूर होंगी कन्वर्जेंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ये लिखा तो है, हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो आई होप क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। अच्छा आगे बढ़े, आगे कह रहे हैं इफ़ अ सब सीक्वेंस ऑफ कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू अ लिमिट L। अब ध्यान रखना, अब मैं यहाँ कॉची सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ। बाउंडेड वाली बात दिमाग से हटा दो, अब दिमाग में लेके आओ कॉची वाली बात। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ अ सब सीक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस, अगर कोई कॉची सीक्वेंस है, उसकी कोई सब सीक्वेंस, उसका कोई टुकड़ा है तुम्हारे पास, अगर वो किसी लिमिट L पे कन्वर्ज करता है, अगर वो किसी लिमिट L पे जाता है, तो भाई साहब देन द सीक्वेंस
ऑल्सो कन्वर्ट्स टू द सेम लिमिट एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी कॉची सीक्वेंस का टुकड़ा है, अगर किसी कॉची सीक्वेंस का कोई सब सीक्वेंस है, अगर वो किसी लिमिट एल पे जा रहा है तो पूरी की पूरी सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे जा रही होगी। ये परिभाषा होती है कॉची सीक्वेंस की। ध्यान रखना भाई साहब। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कीड़ा जागेगा। वो कीड़ा कैसा जागेगा? वो बच्चे क्या करेंगे, कॉची को नज़रअंदाज कर देंगे। ये कॉची बहुत बड़े कॉची है, इन कॉची को तुम नज़रअंदाज कर दोगे। तुम पता क्या सोचोगे? तुम ये सोचोगे कि एवरी इफ अ सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्ट टू अ लिमिट एल। अगर कोई सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है, किसी लिमिट एल पे जा रही है, तो वो सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे जाएगी। अबे दिमाग में तुम ये सोचोगे, बच्चे कॉची भूल जाते हैं। तो तुम कॉची, जैसे तुमने कॉची भूला, उसकी कहानी खत्म। कैसे कहानी खत्म? देखो ऐसे कहानी खत्म। पहला एग्जाम्पल यही वाला काउंटर हो गया। कैसे? हमने देखा कि इसके टुकड़े करे हमने, इसका टुकड़ा तो 1 पे जा रहा है, इसका टुकड़ा -1 पे जा रहा है। दोनों के सब सीक्वेंस लिमिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं अलग अलग, तो सीक्वेंस भी सेम लिमिट पे जानी चाहिए। अगर मैं केवल ऊपर वाले टुकड़े की बात करूं, क्योंकि यहाँ नीचे वाला मेरा रिजल्ट क्या कहता है? नीचे वाला रिजल्ट कहता है कि अगर कोई कॉची सीक्वेंस है, उसका कोई भी सब सीक्वेंस किसी भी लिमिट को जाता है, कोई सा भी सब सीक्वेंस, तो पूरा सीक्वेंस भी उसी लिमिट पे जाएगा। अब तुम ये सोचो उठाओगे सवाल कि जी ऊपर तुमने टुकड़ा करी सर सवाल, तो जी पहला टुकड़ा तो 1 पे जा रहा है, दूसरा -1 पे जा रहा है। अगर मैं 1 की बात करूँ तो ये सीक्वेंस तो 1 पे जा ही ना रही, ये तो दोनों पे जा रही है। तो भैया ये कॉची है क्या? ये कॉची है? मैंने क्या बताई? ये केवल बाउंडेड के लिए शर्त होती है भैया, बाउंडेड के लिए शर्त होती है। चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ। 90% बच्चे गलत करते हैं, दिमाग में गलत थिंकिंग पैदा कर लेते हैं। रियल एनालिसिस है, जहाँ में तुम ने गलत सोचोगे तो सब सवाल गलत है जाओ। ताई चीज़ शब्द मैंने हाईलाइट करो, कॉची। कॉची में ऐसा होगा, हर एक में ऐसा नहीं होगा। क्या ये सीक्वेंस में तुम ये फिटिंग करके चाह रहे हो, जिस सीक्वेंस का कॉची थी और जिस सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट ही नहीं है, तो ये कॉची कहाँ से हो जाएगी? पल्ले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो भैया ये जो फंडा है, जो लिखा है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, खुद से एनालिसिस करके लिख के लाया हूँ चीज़ों को। ठीक है, ये किसी किताब के लिखे हुए नहीं है। तो ये सीक्वेंस अगर हमारी सब सीक्वेंस किसी कॉची सीक्वेंस की अगर किसी लिमिट एल पे जाती है, तो सर सीक्वेंस भी वो एल पे जाएगी। सर कैसे जाएगी? अभी हमने देखा था 1/n हमारी एक कॉची सीक्वेंस है कि नहीं है? अब मैंने क्या किया, अब देखो 1/n में भी सेम कहानी तोड़ूंगा मैं, इवन और ऑड की। तो तुम्हें एक ही तोड़ के दिखा देता हूँ मैं। देखो 1/n में सारे नंबर आ रहे हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका एक बच्चा निकाला। बच्चा बोले तो उसका टुकड़ा सब सीक्वेंस, वो कैसा था? यहाँ पे मैंने 2n लगा दिया। 2n बोले तो ये सीक्वेंस, टोटल सीक्वेंस में से मैंने केवल इवन नंबर ऑफ टर्म अलग कर लिए, 1/2n। तो भैया तो का कछु बात थोड़ी है, डालो 1/4, 1/6, 1/8 जाएगा। जो नीचे बहुत बड़ी क्वांटिटी बनेगी, ये क्वांटिटी भी बहुत बड़ी बनेगी, तो ये क्वांटिटी कहाँ जाएगी? 0 को जाएगी कि नहीं जाएगी? और जो मुख्य सीक्वेंस है भैया, जीव कहाँ जाते हैं? 0 को। तो देखो है नीचे वाला रिजल्ट तुम्हारी आंखों के सामने प्रूफ हो गया कि ये कॉची सीक्वेंस अगर होगी, अगर सीक्वेंस कॉची है, उसकी तुम कोई सी भी सब सीक्वेंस निकाल लो, वो जिस लिमिट पे जाएगी सेम उसी लिमिट पे मेन सीक्वेंस भी जाएगी। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कॉची सीक्वेंस। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि अब मैं इसके बाद प्रूफ करवाऊंगा। तो मैं इसका प्रूफ देखो भैया, हम जो तैयारी कर रहे हैं ना, हम प्री प्लस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो बाद को रट्टों को छोड़ना ही ना है। अभी से हम सबरी थ्योरम सब गजू प्रूफ करते हुए चलेंगे। बाद को रट्टी खत्म के बाद में अलग बैच चालू करो, मेंस के अलग चालू करो, ना जाइए सब काम खत्म है जाओ। ठीक है, 3 महीने में पूरा सिलेबस तोड़ देंगे। अभी मैं आपको ये प्रूफ भी करवाऊंगा, ये पेपर में आएगा, हो सकता है प्रूफ करने के लिए आ जाए थ्योरम के तौर पर कि प्रूफ करिए कि एवरी कॉची कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची एंड एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। अवाल यही आ गया प्रूफ करने के लिए, फिर क्या करोगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल आ गया अगर कन्वर्जेंट का प्रूफ करने के लिए, तो भैया तुम्हें आना चाहिए, करना अच्छे से आना चाहिए। तो हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी, सब कराया जाएगा। तो पहले मैंने तुम्हें कुछ हथकंडे दे दिए हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ हमारे तर्क हैं, इनके तर्कों का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बखूबी और बेहतर तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी से बोलते हैं, बिल्कुल कोई संचय नहीं रहेगा, उसमें कोई संकोच नहीं है, क्लियर हो चुके हैं। तो कृपया करके अपने हस्तलिखित नोट जरूर बनाएं और फटाफट से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अभी इरेज करता हूँ उसको, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके उसको नोट कर लो। आइए आगे देखते हैं, देखिएगा। तो देखिए भैया, अभी मैंने आपको जो बात बताई, अब उसी को प्रूफ करने जा रहे हैं, क्योंकि मेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हर एक थ्योरम का प्रूफ हम स्टार्टिंग से ही करके चलेंगे। क्या है, इसको बोलते हैं कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। मेंस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव द कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ये कुछ नहीं है, अभी मैंने बताया वही चीज़ है। क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉची सीक्वेंस होगा, अगर कोई सीक्वेंस कॉची है तो वो कन्वर्जेंट होगा। अब घुमा के भी तुमसे पूछ सकता है कि प्रूव द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट क्राइटेरिया ऑफ कॉची सीक्वेंस।
या ऐसे पूछ सकता है कि प्रूव द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ऑफ कॉची सीक्वेंस। तो कैसे कहते हैं नेसेसरी, कैसे कहते हैं सफिशिएंट, भैया ये है। अगर इस बात को तुम ऐसे पढ़ोगे कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, इट इज कॉची, इट इज कॉल्ड अ नेसेसरी कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन ऑफ द कॉची सीक्वेंस, व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन ऑफ द कॉची सीक्वेंस, गिव द प्रूफ। हर चीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम ऐसे जा रहे हो कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट तो वो कॉची होगा, तो वो नेसेसरी कंडीशन हो गई। अगर तुम ऐसे आ रहे हो कि अ सीक्वेंस इज अ कॉची देन इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो भाई साहब ये सफिशिएंट कंडीशन हो गई। तो दोनों तरह से बातों को लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए फटाफट से प्रूफ करते हैं। मैंने फिर से आपसे बोला था कि हम तर्कों का इस्तेमाल करेंगे। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, हम इससे यहाँ तक पहुँचेंगे। अभी हम ये हमारे हाथ में क्या है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो वही काम करेंगे जो हमारे हाथ में है, उसको लिखना सीखो। लिखने का तरीका बेस्ट होता है भैया रियल एनालिसिस के अंदर, मेंस के पेपर में लिखने का तरीका, लिखने का ढंग आपका बहुत ज़रूरी मैटर करेगा। बहुत ध्यान से रखने वाली बात है, रिटन होगा आपका, ध्यान से समझना। हमें क्या दे रखा है पहले ध्यान से लिखेंगे, तो गिवन दैट, जो दे रखा है पहले उसको लिखेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन दैट अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। देखो रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि लाइटिंग की वजह से रिफ्लेक्शन आ सकता है, लेकिन मैं मुंह से बोल करके प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर ही सकते हो। आप लोग मैं बोल रहा हूँ तो करो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन में जो भी आएगा आप लोग लिख लेना, ठीक है। गिवन दैट अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, हमें दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब दिया गया है तो एक सीक्वेंस माननी पड़ेगी। हमारे हाथ में केवल इतना चीज़ है, ध्यान से देखना मैं कैसे तर्क लगाऊंगा। मुझे कॉची तक पहुँचना है, ध्यान से। कॉची की शर्त लिख रहा हूँ। कॉची की शर्त क्या थी, an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू m, और क्या था, n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये तो थी कंडीशन। अब मुझे इससे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक, बहुत ध्यान से। तो अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट पहले ऐसे लिखेंगे। अच्छा और क्या कर सकते हैं, सोच करके देखो, एग्जाम में आप बैठे हो तो अब क्या लिखोगे आप, सबसे पहला काम हमारा सीक्वेंस को एज्यूम करना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेट an बी एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट an बी एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अच्छा हमने सीक्वेंस को कन्वर्जेंट ले लिया, थोड़ा और सोचो। अब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो भाई साहब जाहिर सी बात है वो किसी न किसी लिमिट एल पे ही तो कन्वर्ज हो रही होगी। तो अब मैं अगला तर्क लिखने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट। कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो तर्क, एवरी कन्वर्जेंट, जितना अच्छा आप लिख पाओगे मेंस के पेपर में उतने अच्छे आपके मार्क्स आ जाएंगे। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक लिमिट होती है, ये तर्क मैंने दे दिया। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके पास में लिमिट बना दूँगा, देन तो क्या होगा, हमने जो सीक्वेंस मानी थी an, इसके पास भी कोई लिमिट होगी, देन सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू लिमिट, उसका नाम दे दे रहे हैं l। लो भाई साहब ऐसे आपको करना सिखा रहा हूँ, करना कैसे है। तो देन हमारे पास जो सीक्वेंस है, देन an कन्वर्जेस टू लिमिट l, तो सीक्वेंस an है वो भी लिमिट काय पे कन्वर्ज कर रही होगी, l पे कन्वर्ज कर रही होगी। अच्छा अब l पे कन्वर्ज कर रही है, अब ध्यान से देखना, मुझे रूपरेखा ऐसी चाहिए। तो मॉड फॉड कब आता है, ये कन्वर्जेंस से मोड पे पहुंचना है, तो भैया कन्वर्जेंस की परिभाषा खोलो, क्योंकि कन्वर्जेंस की परिभाषा में तो मोड आता है। तरीका बता रहा हूँ, प्रूफ करने का तरीका होता क्या है, माइंड सेट कैसा होना चाहिए। तो चतुराई फेंकनी पड़ेगी, गणित के छात्र हो भाई साहब। तो देन बाई डेफिनेशन, बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाई डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है परिभाषा, ये होती है एफ ऑफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, n ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर आर इक्वल टू m। तुमको भी एक एक स्टेप ऐसे ही जूम करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान से। जितना अच्छा लिख लोगे, मैं कह रहा हूँ उतने अच्छे नंबर ले आओगे, ठीक। अब तो तुमने अभी परिभाषा लिखी, अब यही परिभाषा तुम इस सीक्वेंस के लिए लागू करो, तो बस एफ एन की जगह पर ए एन कर देंगे। बस छोटी छोटी चेंजेस बता रहा हूँ आपको, लिखने का तरीका बता रहा हूँ। टॉपर का तरीका क्या होता है लिखने का, ए एन माइनस एल, तो अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। ए एन माइनस एल, ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन 0 n, और n जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू m होगा। बताइए यहाँ तक किसी छात्र छात्रा को कोई दुविधा, कोई संकोच, आगे चले, बहुत बढ़िया।
अब देखना मैं अब क्या करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं इस ऊपर की चीज़ को रफ कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने काम का नहीं है। अब देखना मैं यहीं पे खेल होने वाला है अब। अच्छा, इसी गौर करके देखो, एप्सिलॉन क्या होता है। मैंने आपको बताया एप्सिलॉन लगभग ना के बराबर होता है। तो भाई साहब एप्सिलॉन बाई 2 भी लगभग ना के बराबर होगा। अरे कोई चीज़ ना के बराबर है, तुम उसका आधा कर रहे हो तो वो तो और छोटा हो जाएगा ना, लगभग ना के बराबर ही हो जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ करके लेके आना है यहाँ पे ये पूरी चीज़ लेस देन एप्सिलॉन। अगर मैं यहीं से एप्सिलॉन लेके चलूँगा तो काफ़ी सारी किताबों में अलग दिया हुआ है। अगर एप्सिलॉन को लेके चलूँगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। अभी सब बताऊँगा कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन बाई 2 को लेकर के चलूँगा, ठीक है, जिससे आपको और अच्छा महसूस हो। इसको हम नाम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। हमने अभी सीखा था, अगर an मान लो कोई सीक्वेंस हमारे पास सपोज करना जिसमें टर्म आ रहा है a1 a2 an प्लस 1 एंड सो ऑन। अगर किसी सीक्वेंस का nवां पद, an वाला पद अगर l पे अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, अगर किसी सीक्वेंस का nवां पद l पे अप्रोच कर रहा है तो भैया उसके जस्ट आगे वाला an प्लस 1 वाला भी कहाँ पे अप्रोच करेगा, वो भी l को अप्रोच करेगा। ज़ाहिर सी बात है भैया। अगर मैं n प्लस 1 तक के पद की बात करूँ तो, या n प्लस 2 के पद की बात करूँ तो, या an पद को छोड़ करके an के बाद वाले पद की बात करूँ तो वे सारे भी l पे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक लंबी सी सीक्वेंस है, उसमें से an तक के पद जा रहे हैं l पे, इसके आगे के जो पद जा रहे हैं वो भी तो l पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी सीक्वेंस में से मैं n तक के पद अलग कर दूँ, n टर्म के आगे वाले पद अलग कर दूँ, तो ये दोनों अपने आप में इसके बच्चे हो जाएंगे, दोनों के दोनों अपने आप में सब सीक्वेंस बनेंगी। अभी सीखा है कि एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हैज़ अ लिमिट सेम एज अ मेन सीक्वेंस। तो इनके पास जो लिमिट होगी वही मेन सीक्वेंस के पास लिमिट होगी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर n तक के पद मेरे l पे जा रहे हैं तो n प्लस 1 n प्लस 2 यानी कि n से आगे के सारे पद भी मेरे l पे ही जाएंगे। पल्ले पड़ा। माइंडसेट क्या होना चाहिए, कैसे प्रूफ करना है, मैं ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ क्या बनेगा, लिखेंगे an प्लस p माइनस के l लेस दैन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर दैन n नॉट और n ग्रेटर दैन इक्वल टू m। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने कुछ नहीं करा। अगर n तक के पद किसी सीक्वेंस के l पे जा रहे हैं तो n के बाद वाले सारे पद भी l पे ही जाएंगे। इसका मतलब क्या है, p का 1 2 3 4 n प्लस 1 n प्लस 2 सारे के सारे आगे वाले पद। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये दोनों के दोनों ही सब सीक्वेंस में तब्दील हो गए हैं। क्योंकि ये कन्वर्जेंट क्राइटेरिया हम लेके चले हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये शर्त लागू होगी। अगर ये l पे जा रही है तो ये भी l पे जाएगी। इसीलिए मैंने आपको इससे पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स लिखवाए थे। अब समझ में आएगा यूज़ कहाँ करना है, ऐसे यूज़ होता है चीज़ों का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि मुझे प्रूफ करके लेके आना है ये चीज़। अब ये चीज़ कैसे बनेगी, तो मैं इसी को लेके चलता हूँ। अब इन दोनों से मैं इस टर्म को रीजनरेट करूँगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा, देखो ध्यान से। मैं लेके चल रहा हूँ an प्लस p माइनस an, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अब तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अभी एक टर्म लिखूंगा तब समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा पता है, मैं इस टर्म को पूरे इन दोनों से रीजनरेट करूँगा, दोबारा बनाऊँगा इन दोनों की सहायता से इसको, क्योंकि मुझे यही तो लेके आना है। अब जो लेके आना है, सिद्ध जो करना है, उसी पर दिमाग फोकस करेगा। तो माइंड ऐसे करके वर्क करना चाहिए, माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ लेके आनी है वहाँ ध्यान ज़्यादा जाना चाहिए। ठीक, तो कैसे करेंगे इसको, ऐसे करेंगे, एल को जोड़ रहा हूँ मैं, एल को माइनस कर रहा हूँ। देखना क्या होगा अभी, प्लस एल माइनस an माइनस एल। ठीक, अच्छा कुछ और इसमें ढंग से कर सकते हैं हम लोग, कुछ और कर सकते हैं। an प्लस पी, ध्यान से देखो, an प्लस पी, इस वाले एल को बदल लिया माइनस एल। ठीक, यहाँ क्या बचा, ये बचा। अब आपको दिख रहा है, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, an प्लस पी माइनस एल, ये बन गया। मैं इस टर्म को इन दोनों की सहायता से रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे चाहिए an माइनस एल, लेकिन यहाँ पे है l माइनस an, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया, an माइनस के l। ठीक, मॉड लगा हुआ है। अब एक चीज़ आप सभी को बता दूँ, मॉड की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक क्या, कि मॉड के अंदर अगर a प्लस बी है तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b के। अब सेम काम यहाँ काम करेंगे हम। कैसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, an प्लस पी माइनस के an। अब मॉड हटेगा तो लेस आर इक्वल टू आएगा, इक्वलिटी हट के इनइक्वलिटी में तब्दील होता है। होगा क्या, अंदर वाला टर्म पूरा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पूरा का पूरा, an प्लस पी माइनस के l, माइनस का है मॉड, हटे मॉड लगाए प्लस हो जाएगा, प्लस an माइनस के l। अब भैया हम दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, हमें पता है कि ये जो
मॉडुलर वाला वैल्यू है, मॉडुलस वाला f(2) के लेस देन है, ये वाला भी f(2) के लेस देन है। अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं f(2) लेके क्यों चला था। देखो हो गया काम खत्म हमारा। फ्रॉम 1 and 2 पहली और दूसरी से चर्चा करेंगे तो क्या आएगा, अपना आंसर आ गया। लो यहाँ कर देते हैं प्रूफ। तो क्या आ गया भैया अपना आंसर आ गया, ये आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, an प्लस p माइनस के an लेस देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू मतलब तुम स्ट्रिक्टली हमें प्रूफ करना है तो स्ट्रिक्टली लेके चलो। स्ट्रिक्टली लेस देन काय के, ये काय के लेस देन है f(2), ये काय के है f(2), और आधा आधा क्या हो गया पूरा एप्सिलॉन, तो लेस देन एप्सिलॉन, ख़त्म कहानी। तो भाई साहब मैं इसीलिए स्टार्टिंग में f(2) लेके चला था। आपकी इच्छा है आप एप्सिलॉन लेके चल सकते हो, लेकिन अच्छी प्रेजेंटेशन तो अच्छे मार्क्स, ये कहना चाहता हूँ बेसिकली। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए मुझे f(2) लेके चलना पड़ा, जिससे मैं एकदम प्रॉपर तरीके से आपको एप्सिलॉन लेकर दिखा सकूँ। ठीक, तो यहाँ से क्या निकल के आया, अपना आंसर आ गया, बस खत्म। an प्लस p माइनस an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 n is ग्रेटर देन इक्वल टू m। हो गया कहानी खत्म। तो ले देंगे हैंस, बस हो गया। हैंस सीक्वेंस an इज अ कॉची सीक्वेंस, इज अ कॉची सीक्वेंस। तो भैया लो आपकी आंखों के सामने नेसेसरी कंडीशन एकदम अच्छे तरीके से प्रूफ हो चुकी है। शायद ही आप में से किसी को कोई इतना सा भी डाउट होगा, जल्दी से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। अब इधर से इधर आइए, उसको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए फटाफट से आइए देखिएगा। देखिए भैया अब हम सफिशिएंट कंडीशन का प्रूफ करेंगे। कहने का मतलब है अभी हमने प्रूफ किया कि कन्वर्जेंट लेकर के हमने कॉची दिखाया, अब हम कॉची लेके चलेंगे और हम कन्वर्जेंट दिखाएंगे। ठीक, तो अगर आपको मज़ा आ रहा है ना तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाना। आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। आप मुझे बताना, आप देख खुद ऑब्जर्व करना कि शायद ही कोई इस यूट्यूब पर इस तरह से आपको शुद्ध हिंदी जैसी भाषा में रियल एनालिसिस की तैयारों को प्रूफ करा पाएगा। आप पूरी यूट्यूब पर देख लेना, शायद ही आपको कोई इस तरह से रियल एनालिसिस के एकदम हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में आपको इंग्लिश वाले प्रूफ करवाएगा। मज़ा आ जाएगा। ये चैनल आपको ये जो फीलिंग है सिर्फ आपको इसी फीलिंग वाले यूट्यूब चैनल और इसी फीलिंग वाली क्लास में मिलती है। तो मैं बस कुछ नहीं चाहता, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। अपना प्यार मुझे चाहिए आप लोगों का। मुझे बस आप लोगों को दिल पर राज करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बाकी सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। जो भी कुछ है आप सभी की बदौलत है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब हमारे हाथ में क्या है कि अब हमें दे रखा है कि गिवन दैट सीक्वेंस है, यानी जो कॉची सीक्वेंस है। अब ध्यान से देखना, अब मुझे कॉची से कन्वर्जेंट पे जाना है। कन्वर्जेंट वाली कंडीशन क्या थी, अरे भूल जाते हो यार तुम लोग हैं। an माइनस के l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर इक्वल टू m। ठीक, यहाँ पहुँचना है, ध्यान से देखेंगे। अब तो अब मैं बताऊँ हमने क्या सीखा था। हम लोग तर्क पे बात करेंगे। ठीक, मैंने क्या बताया आप लोगों को, हम लोग तर्क के ऊपर तर्क की बात करेंगे। ठीक, हमारे हाथ में कॉची है, अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अब सीक्वेंस कॉची है तो मुझे कन्वर्जेंट दिखाना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हमें पता होती तो है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे आप, ये चीज़ मैटर करती है। तो कॉची सीक्वेंस हमें एक चीज़ बताती है हमें कि अगर कॉची सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला तर्क आ गया, क्या आ गया कि सीक्वेंस हमने ले ली है, तो लिखेंगे यहाँ पे एवरी कॉची सीक्वेंस, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये तो हम लिख सकते हैं ना भैया। हमने अभी आपको रिमार्क में लिखाया था ना कि अगर सीक्वेंस कॉची है तो हम उसको बाउंडेड पक्का क्लेम कर सकते हैं। तो वही काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, हम पे यही चीज़ है यार। इन्हीं को प्रूव करना है, कान घुमा के पकड़ने वाली बात है। एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस an इज बाउंडेड हो गई। तुम डायरेक्ट ये मत कहने लग जाना कि बाउंडेड है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, नहीं। अब मुझे बाउंडेड से मुझे कन्वर्जेंट तक पहुंचना है। मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में कॉची है, मेरे हाथ में कॉची है। अब मैं यहाँ पे फिर एक तर्क लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अब मैं फिर एक तर्क लिखने जा रहा हूँ, वही तर्क लिखूँगा। कौन सा वाला तर्क है कि अब मैं इसकी सब सीक्वेंस लूँगा कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। कॉची की बात छोड़ो, बाउंडेड सी काम हो जाएगा। अभी हमने रिमार्क लिखा था नीचे, उसका यूज़ करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, every bounded sequence has convergent subsequence
ठीक। अरे भैया थ्योरम ऐसे प्रूफ करते हैं, और टेंशन न को लेने का, ऐसे प्रूफ कराऊंगा थ्योरम को तुम्हें याद हो जाएगी, कोई रटने वाला काम ही नहीं है। तर्क पे तर्क देने हैं, मैंने जो लिखा है उनका यूज़ करना सीखो, कैसे कैसे दिमाग चलाना है, कैसे यूज़ करना है एग्जाम में, ऐसे यूज़ करना है, प्रैक्टिस करके जाओगे पक्का मज़ा आ जाएगा। ठीक। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो मुझे पहली बात तो ये है कि इसकी मुझे एक सब सीक्वेंस बनानी पड़ेगी, और वो कन्वर्जेंट होगी क्योंकि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक। तो वही तर्क पे तर्क रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो लेट ए एन के बी द सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन। जितना अच्छा आप लिख के आओगे एग्जाम में उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये मैंने सब सीक्वेंस मान ली है। अब ये सब सीक्वेंस मान ली है तो भैया ये देखो कन्वर्जेंट बोल रहा हूँ इस चीज़ को मैं, तो ये कन्वर्जेंट है, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट की परिभाषा लगानी पड़ेगी। तो हैंस सीक्वेंस ए एन के इज कन्वर्जेस टू लिमिट एल। भैया जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तुम कह भी रहे हो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो तुमने सब सीक्वेंस मान लिए। अब वो सब सीक्वेंस किसी लिमिट एल पे कन्वर्जेंट है। अच्छा, अब हम इस्तेमाल करेंगे अपने लास्ट वाले फैक्ट का। अपना लास्ट वाला फैक्ट क्या था कि अगर कोई सीक्वेंस की सब सीक्वेंस है, अगर वो किसी लिमिट पे जा रही है, कोई सीक्वेंस की नहीं, कॉची सीक्वेंस की, और कॉची हम लेके चले, स्टार्टिंग में हम कॉची लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर वो वाला फंडा लग सकता है। तो कौन सी हथौड़ा कहाँ मारना है ये तुम्हें अपने दिमाग से खेलना पड़ेगा, दिमाग का खेल है सारा। अब मैं यहाँ हथौड़ा मार सकता हूँ, अब मैं वो लाइन यहाँ ठोक सकता हूँ कि हर एक कॉची सब सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो पूरी मेन सीक्वेंस की भी लिमिट होगी। अब लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखो कैसे लिखेंगे। फिर से तर्क दे रहा हूँ मैं, क्या दे रहा हूँ तर्क में, एवरी कॉची हैज़ सेम लिमिट एज इट्स सब सीक्वेंस, एज इट्स सब सीक्वेंस। ठीक, वही बात आगे मैंने अभी बताई। एवरी कॉची सीक्वेंस हैज सेम लिमिट एज इट्स सब सीक्वेंस। हर एक कॉची सीक्वेंस के पास वही लिमिट होगी जो उसकी सब सीक्वेंस के पास होगी। ये चीज़ हम ठोक के कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है, कॉची है, लेके चल रहा है कॉची, है कि नहीं। अभी लास्ट वाला जो मैंने फैक्ट किया था वही फैक्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। या इसको ऐसे लिख दो, या और भाषा में लिखना चाहो और अच्छा लिख दो। कैसे, इफ़ कॉची सीक्वेंस if a subsequence of a Cauchy sequence converges to a limit L, then sequence an also converges to the same limit L। ये चीज़ ध्यान देने वाली थी, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अगर ये सीक्वेंस L पे कन्वर्ज कर रही है तो जो मेन सीक्वेंस है वो भी L पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब हो गया प्रूफ लो। इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब हो गया सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू लिमिट L। और लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है तो भैया उसकी रूपरेखा खोल दो, डेफिनेशन लगा दो, खत्म। देन बाय डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये कहती है एफ ऑफ एन माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया an माइनस के एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n, m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बस हो गया काम खत्म। तो देखा, हम लेके चले थे कॉची और कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए कन्वर्जेंट पे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, हैंस सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। बताइए भाई साहब, क्या आपको इन दोनों प्रूफों में कोई दिक्कत आई? अगर तुम ये वीडियो एकदम प्रॉपर तरीक़ा से बिल्कुल ईमानदारी के संग देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर रिवीजन कर रहे हो, अरे यहाँ चुटकियाँ उड़ा दोगे क्वेश्चन होगा भैया, क्या टेंशन ले रहे हो।
तो मैं आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोनों प्रूफ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, नोट करना चाहते हो फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बढ़ते हैं कुछ अच्छे अच्छे सवालों की तरफ और आज की क्लास की समापन करते हैं। ठीक, चलिए फटाफट से देखिएगा। तो देखिए भाई साहब, कॉन्सेप्ट हो गया ख़त्म, अब शुरू करते हैं सवालों को। ठीक, और ये सीक्वेंस का अंतिम लेक्चर है। इसके बाद के सारे लेक्चर में अब सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, क्योंकि सीक्वेंस में जितना आपको थ्योरी करानी थी सिलेबस के अकॉर्डिंग सब करा दिया मैंने। अब बस क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब बुक ले आओ बाज़ार से, अच्छी खासी कोई अच्छी सी बुक आती हो, मेरे कंसेप्ट लगा के आप सारे सवालों को अच्छे से कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, आपका आंसर आपको वहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक, तो सीक्वेंस आज खत्म होने वाला है, बस कुछ सवाल और रहेंगे इसके कराने के लिए। इसके बाद लिमिट के क्वेश्चन कराएंगे, फिर सीक्वेंस आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक, देखिएगा। तो आपको पेपर में मान लो मेंस का पेपर है, उसमें लिखने को आ गया कि सो दैट द सीक्वेंस बना बने या कौची सीक्वेंस है, कैसे करोगे इसको सॉल्व? मेंस का पेपर है, लिखना पड़ेगा ध्यान से। कैसे करेंगे इसको? गिवन दैट, प्यार से, गिवन दैट हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है an सीक्वेंस क्या दे रखा है? हमें 1/n दे रखा है। अब मुझे कौची प्रूफ करना है। कौची की परिभाषा क्या होती थी भाई साहब, याद है क्या? भूल गए? बाय डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन। क्या थी परिभाषा भाई साहब कौची की? ये तो थी an माइनस के am लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, ये तो प्रूफ करना है हमें। तो ये लेके क्यों चल रहे हो आप लोग केवल इतना लेके चलो। हमें लेके आना है क्या कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, बस हमें लेके क्या चलेंगे? हम लेके चलेंगे LHS और RHS लेकर के आना है। ठीक, तो इसके बराबर में क्या है ढंग से देखना। an और am क्या था? याद करो n टर्म m टर्म। सीक्वेंस क्या है? 1/n है। तो इसके मुताबिक मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/n माइनस 1/m। बताइए। अरे भैया ये n पद, ये m पद, सीक्वेंस कौन सी है? 1/n। तो इस सीक्वेंस में शकल कैसी होगी n पद की? 1/n जैसी होगी। इस सीक्वेंस में शकल कैसी होगी? m पद की? 1/m जैसी होगी। अरे वही दो चीटियाँ यार, दो चीटियाँ ले ली, दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर दिखानी है, वही काम करना है। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m, यही पुराना खेल। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा? माइनस बाहर आ गया, 1/m माइनस 1/n। और तुम्हें ये भी बताऊँगा कि मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया है। पहले देखो तो लो क्या हो रहा है। मोड लगा है, मोड क्या करेगा? माइनस को खा जाएगा, तो क्या बनेगा? 1/m माइनस 1/n, ये बनेगा। अब देखना मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से देखना, यहाँ से काम आएगा, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना। अगर n m से बड़ा है, अगर मैं इनको उल्टा कर दूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ, इसको दल ले जाऊँ, उसको दल ले जाऊँ, तो 1/m बड़ा आ जाएगा कैसे? 1/n से। आएगा क्या नहीं आएगा? ध्यान से, 1/m बड़ा आ जाएगा कैसे? 1/n से। ये मैं आपको थोड़ा सा प्योर मैथमेटिक्स फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ। प्योर मैथमेटिक्स चल रहा है ये। इसको दल लिया, 1/m बड़ा हो गया। अब ध्यान से देखना, अब ये पूरी क्वांटिटी है। सपोज करो m 1/m 1/n से बड़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 1/m में से 1/n को माइनस कर रहा हूँ। अब 4 मान लो, 4 है, 4 3 से बड़े होते हैं। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूँ, क्या आएगा आंसर? 1। तो भैया 4 तो 1 से भी बड़ा आएगा। कहने का मतलब ये हो गया, आप समझ चुके हो कि ये भैया अगर छोटा है इससे, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी छोटी होगी इस पूरी क्वांटिटी से। क्योंकि देखो यहाँ साफ साफ 4 है, 3 है, 3 छोटा है 4 से, माइनस कर दिया 4 में से 3 को, क्वांटिटी आई वो अभी भी पूरी क्वांटिटी से छोटी आई कि नहीं आई? तो वही तो कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे वही इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहाँ से हम ये निकाल पाए, ये चीज़ यहाँ आ गई। इसका मतलब हो गया पूरी की पूरी क्वांटिटी लेस देन कैसे होगी? 1/m से। ठीक, ये पूरी क्वांटिटी कैसे छोटी होगी? 1/m से। पल्ले पड़ गया होगा आई थिंक, है ना? अच्छा, अब मुझे बस क्या करना है? मुझे एप्सिलॉन की और जुगाड़ करनी है। अब उस एप्सिलॉन की जुगाड़ कैसे करेंगे? जी नहीं, जबरदस्ती रख दो यहाँ एप्सिलॉन ना, लॉजिकल थिंकिंग के साथ। यहाँ पे एप्सिलॉन क्यों आएगा, कैसे आएगा? देखो ध्यान से, ऐसे आएगा, मैं समझा रहा हूँ। सीक्वेंस है 1/n, हमने सीखा था इसके बारे में। ये 0 होता है, टर्म्स ऐसे आती हैं, या 1 होता है, ऐसे ऐसे आता है ये, और ऐसे 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 करके आता है। हमको ये भी पता है कि जो n और जो m है, ये सारी वे चीटियाँ हैं जो इस 0 के NBD में आ रही हैं, नेबरहुड में आ रही हैं। मतलब क्या, ये n चीटी है, ये m चीटी है। कहने का मतलब क्या हो गया? ये चीटी आ, ये जो टर्म आएगी यहाँ पे, कौन सी टर्म आएगी यहाँ पे 0 के पास? बिल्कुल छोटी टर्म आएगी, बिल्कुल छोटी टर्म। कौन सी टर्म आएगी? 0.0000000 समथिंग ऐसी टर्म आएगी यहाँ पे, बिल्कुल सूक्ष्म टर्म आएगी, बहुत छोटी टर्म आएगी, ना के बराबर टर्म आएगी। तो जो m टर्म है वो वही तो टर्म है जो बिल्कुल यहाँ पास में आ रही है। तो अब यहाँ पे हम लॉजिकली ये बात कह पाएंगे, कैसे कह पाएंगे? यहाँ पे ये कह पाएंगे, इफ़ 1/m लेस देन एप्सिलॉन,
ये बात मैंने यूँ ही हवा में नहीं लिख दी है प्रूफ करने के चक्कर में, नहीं, ये बात सत्य है। कैसे आई ये बात ऐसे आई कि 1/m m टर्म कौन सी होगी। हमने अच्छे से परिभाषा पढ़ी है, हमने अच्छे से कॉची सीक्वेंस समझा है, हमें पता है कि m टर्म्स यहाँ आती हैं, इसके आजू बाजू में आती हैं, इसके नेबरहुड आती हैं, और नेबरहुड में आ रही हैं तो बिल्कुल जीरो के समीप होंगी, लगभग ना के बराबर। तो ना के बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि वो एप्सिलॉन से लेस देन है। ठीक है, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, लगभग ना के बराबर होंगी तो एप्सिलॉन से लेस देन है। तो बस अपना काम ही खत्म हो गया। पेपर में इस तरह से तुम्हें सजा धजा के लिखना पड़ेगा प्रूफ करने वाले सवालों में। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब ये हो जाएगा भाई साहब an माइनस am लेस देन 1/m माइनस 1/n लेस देन 1/m लेस देन 1/ε0। ठीक, 1/ε। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लूँ। मुझे पता है ये यहाँ लिखा हुआ है an माइनस के am, गलती नहीं करनी है, रिफ्लेक्शन से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो अब यहाँ से निकल गया भैया, लो हो गया प्रूफ। an माइनस के am, ये पूरी कहानी एप्सिलॉन लेस देन से छोटी हो गई है तो लेस देन एप्सिलॉन, खत्म कहानी, लो हो गया प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, वहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ है ना मैंने, 1/ε नहीं एप्सिलॉन आएगा। ठीक, तो भैया हो गया, लो खत्म कहानी, बस हो गया प्रूफ। ऐसे प्रूफ पढ़ना, मतलब ये है कि जो रियल चीज़ हम पढ़ रहे हैं प्योर मैथमेटिक्स में, आपको लिखने के स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, अच्छे से लिखना आना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यही चेक करते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे फॉर ऑल, एक और लिख दो n, m ग्रेटर देन 0 n ग्रेटर देन m, बस हो गया, होगी कहानी। लिख देंगे हैंस यहाँ पे लिख तो दो सीक्वेंस an इज आ कॉची सीक्वेंस। हो गया भाई साहब प्रूफ। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, चलो, समझाने में टाइम लगता है मुझे। ठीक है, गिवन दैट, क्या दे रखा है, an बराबर n/1 + n, इट इज़ आवर सीक्वेंस। वही पुराना काम, बाय द डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन। क्या कहती है डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहती है an माइनस am को लेके चलो, तो चलो भाई साहब लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम an माइनस am को लेकर के चलेंगे तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा n पे तो n ही आएगा, माइनस m/1 + m। ठीक, n वापस m वापस, सेम निकाल लिया, ऊपर किया था, सेम कहानी है। अब एक काम करते हैं, नीचे 1 जोड़ रहा है तो एक काम करो, ऊपर 1 जोड़ लो, 1 घटा लो, इससे कुछ फ़ायदा होगा। देखो फ़ायदा कैसे होगा, मुझे दिख रहा फ़ायदा, n + 1 - 1 1 + n माइनस के m + 1 - 1 1 + n। ठीक, अच्छा, और आगे बढ़ें, इसका डिवाइड मार दो, क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस के 1/1 + n। ठीक, इसका यहाँ डिवाइड मारेंगे, या माइनस लगा हुआ बाहर, ध्यान से देखना, ये लगा हुआ माइनस, बाहर लगा हुआ माइनस, इसका इसमें डिवाइड मारूंगा मैं, 1 आएगा माइनस का, यहाँ माइनस पहले से और लेडीज़ बन के आगे, तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, ध्यान से, क्या आएगा प्लस का 1/1 + m, और माइनस का 1, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ध्यान से, माइनस बाहर बैठा हुआ, माइनस अंदर घुसेगा। ये क्वांटिटी का अलग अलग भाग मारा है मैंने, अलग अलग डिवाइड दिया है, इसका इसमें डिवाइड दिया है, इसका इसमें डिवाइड दिया है। 1 आएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, -1 है यहाँ पे, माइनस है तो प्लस कर देगा, ऐसे हो जाएगी कहानी, बात खत्म हो गई। इस 1 से ये 1 कट्टा हो गया है। अच्छा, और क्या बचा हमारे हाथ में, अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा an माइनस के am बराबर, क्या बच रहा है, इसको उलट के लिख दो, 1/m आगे लिख दो, 1/1 + m माइनस के 1/n + 1। ठीक, अब वही कंडीशन लागू करेंगे, कौन सी वाली, हमारे पास क्या है, n ग्रेटर देन है m से, उल्टा कर दो, उल्टा मत करो, अभी ऐसा करो, तो 1 + n भी बड़ा होगा कैसे, n + 1 से। ठीक है, मैं आपको प्योर थिंकिंग सिखा रहा हूँ, इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स। अगर n बड़ा है m से तो इनमें 1 1 जोड़ दो, तो ये भी बड़ा तब भी बड़ा रहेगा। 5 बड़ा है 4 से तो 6 बड़ा होगा 5 से, 1 1 जोड़ दिया, कोई क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो ऐसा कर दिया, उनको उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, 1/m + 1 बड़ा आएगा कैसे, 1/n + 1 से। सेम कहानी जो यहाँ अप्लाई करी थी वो यहीं अप्लाई करनी है। कैसे करनी है, ध्यान से, ये चीज़ हमें मिल गई है, इसका इस्तेमाल यहाँ कर देंगे। कैसे करेंगे देन, तो क्या आएगा यहाँ पे, an माइनस के am, अभी प्रूफ होता है यार, काई टेंशन ले रहे हो, 1/1 + m माइनस के 1/n + 1, ये पूरी जो क्वांटिटी है ना, ये पूरी लेस देन है कैसे, 1/m + 1 से। ठीक, कैसे, ये भी बताया मैंने आपको, ये टर्म इससे बड़ा है, अब इसमें से इसी को माइनस कर रहा है, तो ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है वो इससे छोटी रहेगी,
अरे जाहिर सी बात है, ये रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा चाहो तो एक चीज़ और कर लो, यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी है, मॉड हटता है तो भैया मॉड अपने लिए इक्वलिटी छोड़ जाता है, तो यहाँ इक्वलिटी लगा लेते हैं, यहाँ इक्वलिटी लगा लो, लेस देन लगा लो, ठीक। तो वैसे यहाँ लगा लेते हैं, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वही पुराना खाल, वही पुराना केस, कौन सा केस, इफ़ 1/m लेस देन एप्सिलॉन, अगर 1/m एप्सिलॉन से छोटा है, अभी बताया कैसे छोटा आता है, हमें बस प्रूफ करना है, जस्ट स्टेप को याद रखना है। तो 1/m+1 आएगा, वो भी छोटा होगा एप्सिलॉन से, देन इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब होगा ये पूरी क्वांटिटी एप्सिलॉन से छोटी आ गई, हो गया कॉची प्रूफ, खत्म। an माइनस के am लेस देन 1/m+1 माइनस 1/n+1 लेस देन 1/m+1 लेस देन एप्सिलॉन। तो अपना लास्ट स्टेप आ गया an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन, ख़त्म। लिख देंगे यहाँ पे क्या, फॉर ऑल n ग्रेटर देन m और n ग्रेटर देन n0, बस काम खत्म हो गया। हैंस बस हो गया काम खत्म, यहाँ जगह बचे यही लिख दे रहा हूँ, हैंस सीक्वेंस an इस कॉची सीक्वेंस। बताइए भाई साहब, क्या ऐसे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवाल अगर पेपर में आ गए, क्या ना प्रूफ कर पाओगे? देखो भाई साहब, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस 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 आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के लिए सारी क्वेश्चनों की PDF बना के डाल दूंगा, आपको स्वयं सारे क्वेश्चन को लिखना है, प्रूफ करना है, सब कुछ खुद ही अपने हाथों से करना है। केवल मैं राह दिखा सकता हूँ, केवल कॉन्सेप्ट समझा दिया है। देखो जो काम यहाँ हुआ था सेम ऐसे यहाँ प्रूफ हुआ है। अब आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस से आएगा ये प्रूफ होता कैसे, कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि मेंस के एग्जाम प्रूफ करने वाले आएगा। तो हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें दोनों के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस रह गए लिमिट के ऊपर, अभी जाना नहीं है, क्लास थोड़ी लंबी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखिएगा। तो देखिए भैया, सीक्वेंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने से पहले दो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दो थ्योरम है आपके पास। इनसे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया गया, 2018 का पेपर उठा के देख रहे हैं आप लोग, 2018 का। इनसे प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 का पेपर आप लोग उठा के देखोगे, आपको दिखेगा। अब 2018 का पेपर आप लोग उठा करके देखोगे, आपको दिखेगा कि भैया इन दोनों थ्योरम्स में क्वेश्चन आया है और हर बार आता है। क्या है ये? कॉची की थ्योरम आपको बहुत इस्तेमाल में आने वाली है, इससे लिमिट निकालने में बहुत सहायता मिलेगी आपको। देखो कैसे। पहली थ्योरम कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस an को सीक्वेंस इस प्रकार से दे रखी है, a1 + a2 + a3 + an तक, यानी कि उसके सारे के सारे टर्म्स जोड़ रखे हैं, बट्टे में उसको भाग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये एवरेज हो गया। एवरेज ऐसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने हमारे आंकड़ों के सारे वो नीचे टोटल आंकड़ों की संख्या, एवरेज हो गया। और लिमिट लग रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर तुमसे एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया तो ये इसकी लिमिट बताओ, तो भैया इसकी लिमिट तुम नहीं बता पाओगे। तो इसका एक सीधा सा ट्रिक है, कोची ने बताया है कि अगर ये पूरा का लिमिट अगर l होगा, कुछ भी मानते हैं, तो वही लिमिट इसका पूरा है, वही लिमिट इस अकेले an का भी l होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या किया करेंगे हम लोग? अगर कोई सीक्वेंस इस टाइप का है, कोई बड़ा सा है, खतरनाक शकल वाला है, तो केवल इस an को उठा लेंगे, डायरेक्ट इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालेंगे, जो अपना आंसर आएगा वही अपना आंसर इस सवाल का होगा, खत्म। तो याद रखना, उल्टा कन्वर्स नॉट ट्रू, ये इंपॉर्टेंट बात है, कन्वर्स नॉट ट्रू, कन्वर्स नॉट ट्रू। अब तुम सोचो उठो कि अगर इसकी लिमिट l है तो जाकी है या ना, कन्वर्स सही नहीं है। अगर ऐसा है तो ऐसा है, लेकिन ऐसा है तो ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, ठीक। पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से दे रखी है, तो मैं उसके जनरल टर्म तुम्हें खोल के दे रखे हैं, उसका एवरेज दिया गया है, उसकी लिमिट तुमसे पूछी जा रही है, तो उसकी लिमिट के बजाय तुम उसकी डायरेक्ट अगर nवें पद की लिमिट निकाल दोगे, तो वही लिमिट उसकी होगी, वही लिमिट nवें पद की सेम लिमिट होगी। ये यहाँ से हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। इसका ऐसे इसका यूज़ करना है। आगे देखो, कॉची सेकंड थ्योरम क्या कहती है भैया कि अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से दे रखी है हमें, an की पावर 1/n है, इसकी लिमिट पूछी जाए हमसे, तो बड़ा दिक्कत देगा। तो भाई साहब बड़ा डेंजर है, an की पावर 1/n दे रखा है, क्या करेंगे? तो इसमें सॉल्व इसको नहीं करेंगे हम डायरेक्ट जो लिमिट इसकी होगी वही सेम लिमिट इसकी होगी। तो हम क्या करेंगे, इस केस में अगर कोई सीक्वेंस इस डिजाइन का आ गया कि उसकी पावर 1/n है, तो उस केस में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम भैया कॉची की सीक्वेंस की जो थ्योरम्स हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। ऐसे इनको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, मज़ा आएगा। अच्छा, कुछ यहाँ पे दो चीज़ मैंने चीज़ें बता रखी हैं, क्या है? अगर कहीं दिख जाए n की पावर 1/n, ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए, इसकी लिमिट 1 होती है, 1 और लिखा दूँगा, काय टेंशन ले रहे हो, व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। ये कहीं दिख जाए 1 + 1/n की होल पावर n, इसकी वैल्यू हमेशा e आती है। ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए, डायरेक्ट पेपर में प्रूफ करने नहीं बैठोगे बार बार, समय कम मिलेगा।
अगर यहाँ पावर -n होगी तो पावर हो जाएगी e की पावर -1। जिस हिसाब से पावर होगी, यहाँ पावर 2n होगी तो e की पावर 2, पावर 3n होगी e की पावर 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, आई होप आप सभी अच्छे से नोट कर ली होंगी। आइए बढ़ते हैं अंतिम चरण की ओर, फटाफट सवालों को लगाते हैं और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, सवाल आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे कि फाइंड द लिमिट। अब देख के हड़बड़ा जाओगे, तुम्हारा हुआ जी का हजार लिमिट कैसे निकलेगी, काई टेंशन ले रहे यार, शकल पहचानो। होल पावर में 1/n दिख जाए, हमेशा कोची सेकंड थ्योरम लगाएंगे। अभी सिखाया था मैंने, वही काम करना, बाद काम खत्म हो गया। क्या करेंगे, गिवन दैट क्या दे रखा है, an बराबर क्या है तुम्हारे पास, n की पावर n/n। होल पावर 1/n मत लगाना, क्यों? क्योंकि कोची सेकंड थ्योरम यही तो करती है, होल पावर को हटा देती है और n+1/an करती है। अभी लिखाया था तुम्हें, वो काम करना है। यहाँ से मुझे क्या निकालना है, यहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा an+1। वो क्या आएगा, n की जगह पे n+1 रख दो, क्या आएगा, n+1 की पावर n+1/(n+1)। अब मुझे करना क्या है, मुझे लिमिट फाइंड करनी है किस चीज़ की, इस चीज़ की। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an की लिमिट निकालनी है मुझे। अभी हमने सीखा कॉची सेकंड थ्योरम में, लिख देंगे बाई कॉची सेकंड थ्योरम। ठीक, तो मैंने बताया ना, इस तरह से इनका लाभ उठाना है, कॉची फर्स्ट थ्योरम का, सेकंड थ्योरम का। ठीक, चलो करते हैं फटाफट से। व्हाट इज अवर n+1, दिस इज अवर n+1 फैक्टोरियल n+1 इनटू में आएगा। अब an बट्टे में लगाना पड़ेगा, बट्टे से बढ़िया इसको पलट के लिख दो, सबसे बढ़िया। बट्टे में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, ऊपर क्या पहुंचेगा, फैक्टोरियल n, नीचे क्या पहुंचेगा, n की पावर n। अब अपना काम समझो क्या है, मैंने कल ही सिखाया था, n को सेपरेट करना है, n को बट्टे में लगाना है और एक जैसी शक्ल वालों को काटना है। देखो कटेंगे कैसे, ध्यान से देखना। n+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+1 की पावर n इंटू n+1, इसकी पावर 1 अलग कर दी, गुणा में घाते जुड़ती है, लौट के कहानी वही आ जाएगी ऊपर वाली, का दिक्कत है, इंटू में फैक्टोरियल n अपॉन। अब फैक्टोरियल n+1 देखो कैसे खुलेगा, ये इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से। हमें पता है फैक्टोरियल n कैसे खुलता है, n-1, n-2 एंड सो ऑन। फैक्टोरियल में एक कम होता चला जाता है। वैसे ही n+1 का फैक्टोरियल क्या खुलेगा, अगर मैं बात करूँ n+1 के फैक्टोरियल की, वो कैसे खुलेगा, आगे क्या आएगा, n+1। जैसे यहाँ आ रहा था n, तो n आगे आ गया है, अंदर एक कम करो, n+1 -1 और कम करो, n+1 -2 n-1, ऐसे करते जाओगे। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या बना, n+1, यहाँ क्या बना, n-1 एंड सो ऑन। एक चीज़ ऑब्जर्व करी तुम लोगों ने, क्या ऑब्जर्व करी, अगर मैंने n+1 का फैक्टोरियल खोला, इसके बाद के ये सारे के सारे टर्म्स, ये मेरे फैक्टोरियल n का प्रसार है। तो मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ क्या, मैं ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, n+1 बराबर n+1 इंटू में फैक्टोरियल n, बोलो, है ना? अरे भाई कर सकता हूँ, बिल्कुल वही यहाँ करूँगा। तो n+1 फैक्टोरियल n इंटू n की पावर n। देखो कट्टा पिट्टी होना शुरू हो गई, कट्टा पिट्टी तो मैं करनी है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। कट गया, n+1 से n+1 कट गया। अब इसकी पावर है, यहाँ पे n की पावर n, यहाँ n+1 की पावर n। कहीं ऐसा दिखाई दे तो होल कर दो पावर को, n+1/n की होल पावर n। ठीक, अच्छा, अब मैंने तुम्हें क्या सिखा हुआ है, अब लिमिट लगानी है। लिमिट तो तुम लगा भूल गए, यहाँ लिमिट चल रही है n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ सब में लिमिट लगा लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, अब लिमिट कैसे लगाएंगे, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी है, मैंने कहा सिखाई तुम्हें, n को हटाओ, n ऊपर तो कॉमन लो, क्या आएगा ऊपर, n कॉमन ली जाएगी तो n, अंदर का बचा 1+1/n, n है कैसे करके बट्टे में लगानी है कहानी। ठीक है, नीचे तो n है ही, n से n कट गई, होल पावर कितनी है, होल पावर n। अब क्या बचो यहाँ, 1+1/n की होल पावर n। अब सब बच्चे जानते हैं, अब हाल लिखाओ, अगर n टेंड टू इन्फिनिटी है और 1+1/n की होल पावर n है, इसका आंसर क्या आता है, ई आता है, खत्म। टेकिंग लिमिट, जैसे लिमिट लिया हमने, आंसर क्या है अपना, ई इज़ द राइट आंसर। होगी कहानी खत्म। तो आई होप सवाल अच्छे से पल्ले पढ़ा होगा, जल्दी से नोट कर लो, कोई दिक्कत है कमेंट में बता देना। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिएगा, देखिए भैया कुछ और सवाल, क्या है सवाल, होल पावर 1/n दिख रही है, साफ साफ दिख रहा है, कॉची सेकंड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, खत्म। गिवन दैट क्या दे रखा है हमें, an लिखेंगे क्या, फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की होल पावर 3। अब ऐसे सवालों में हमें क्या करना पड़ता है, an+1 निकालना पड़ता है, अभी सीखा है यार, अभी सीखा है। तो व्हाट इज़ अवर n+1, n+1 रखो सबकी जगह पे, तो 3, n की जगह पर रखेंगे, याद रखो यहाँ पर रखेंगे n+1, तो क्या आएगा ये 3n+3।
वही बता रहा हूँ। नीचे क्या आएगा, n+1 का क्यूब, इंटू में क्या आएगा, an लगा हुआ बट्टे में, इससे अच्छा पलट के लिख दो, फैक्टोरियल n का क्यूब, नीचे क्या आएगा, फैक्टोरियल 3n। बस इसको सॉल्व करना है भैया, सॉल्व सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मेरा क्या बन गया, an+1/an बन गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो इस फैक्टोरियल 3n+3 को भी खोलेंगे। कैसे खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे इसको कैसे ब्रेक करूँगा पता है, जैसे मैंने पीछे ब्रेक किया था। देखो ध्यान से, फैक्टोरियल 3 का अगर मैं फैक्टोरियल 3n का अगर मैं एक्सप्रेशन खोल दूँ, क्या आएगा, 3n, 3n-1, 3n-2 एंड सो ऑन। सेम इसी प्रकार से अगर मैं इसका खोलना चाहूँगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे। एक पहले सेम टू सेम आएगा, फिर एक कम कर दो, फिर एक और कम कर दो, फिर एक और कम कर दो, फिर एक और कम कर दो एंड सो ऑन। तो जैसे हमने पीछे देखा, सेम कहानी ये जो आई है यहाँ से, ये पूरा का पूरा 3n का फैक्टोरियल है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ 3n+3, 3n+2, 3n+1 इंटू फैक्टोरियल 3n। आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया, काटने के लिए। नीचे कौन बैठा है, फैक्टोरियल 3n। तो भैया ऐसे सवालों में मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि आपको खोल करके, पूरा एक्सप्रेशन खोल करके काटने की कोशिश करनी है कि कैसे करके n से n कट जाए या n बट्टे में आ जाए, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान से देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, व्हाट इज दिस इज अवर 3n+3, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, 3n+3, 3n+2, 3n+1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n की पावर 3। सेम ऐसे नीचे होगा, अभी पीछे सिखाया था आपको खोल करके। n+1 बाहर आएगा, लेकिन n+1 की पावर 3 आएगी, क्योंकि क्यों लगा हुआ है भाई साहब, ठीक। अंदर क्या बचेगा, फैक्टोरियल n की पावर 3। आपको पता है मैंने क्यों खोला ऐसा, ऊपर देखा है काटने के लिए, सब कुछ सेफ है। आंसर क्वेश्चन वाला भी चाहता है कि आप लोग आंसर तक जल्दी पहुंच जाओ, बस वो आपके माइंड को टेस्ट कर रहा है, यही तो मैथमेटिक्स है। इंटू फैक्टोरियल 3n, यहाँ पे 3n आएगा, सॉरी। अब देखो ध्यान से, हो गया काम आसान, अपना कट्टा पिट्टी कर दो, काम खत्म। देखो ध्यान से, 3n से 3n, इससे ये बचा क्या हमारे पास। अब जो बचा है उसको मैं यहाँ इसको रेज कर दूँ, ठीक, देखें ना ध्यान से। देखो अब मुझे क्या करना है, अब देखो लिमिट डायरेक्ट नहीं लगा सकते हमको क्या करना पड़ेगा, n को लेना पड़ेगा कॉमन। तो मैं ऊपर से n कॉमन लूँगा, यहाँ से n गया, यहाँ से n गया, यहाँ से n गया, तो 3 बार n चला गया, n की पावर 3 आ गया बाहर। अंदर क्या रह गया, अंदर बट्टे में लगेगा n, 3+3/n, 3+2/n, 3+1/n। पता है आपको ऐसा मैंने क्यों किया है, n को मैंने शुरू में ही सिखाया था, लिमिट इन्फिनिटी हो रही है तो n को बट्टे में लगाओ, क्या, क्योंकि 1/∞ दे देगा आपको 0, जिससे आपका काम हो रहेगा आसान, ठीक। नीचे क्या बचेगा, यहाँ से भी n को कॉमन लेंगे तो बाहर n की पावर 3 आएगी, क्योंकि होल पे लगा हुआ है n की पावर 3। अंदर क्या बचेगा, 1+1/n की होल पावर 3, n³ से n³ कट्टा हो गया है। अब क्या करेंगे भाई साहब, अब लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग लिमिट। अब हम बड़े ही आराम से लिमिट को टेक कर सकते हैं, यहाँ इन्फिनिटी डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं बनेगी। दिक्कत क्या होती है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये दिक्कत नहीं बननी चाहिए। डायरेक्ट तुम यहाँ डालते, यहाँ दिक्कत बनती है, लिमिट नहीं निकाल पाते तुम। लिमिट निकालने का यही तरीका है कि कैसे भी करके जो बाधा आ रही है उसको दूर करो। बाधा दूर कैसे होती है, बट्टे में लेके जाओ, काम खत्म हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, लिमिट जब मैं लगाऊंगा ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, ये चीज़ 0, तो क्या बचेगा ऊपर 3+0, 3+0, नीचे क्या बचेगा 1। तो ओवरऑल क्या आया, 3 × 3 × 3, आंसर क्या आ गया 27 इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो आई होप बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़े, इसकी लिमिट निकालें। सब बच्चों को पता है डायरेक्ट इसकी लिमिट 1 होती है, हर किसी को याद कर रखी है, लेकिन कैसे होती है वो भी देख लो भाई साहब। 1 ऐसे आया था, इसका पावर 1/n है। कौची सेकंड थ्योरम का यूज़ करेंगे। an क्या है, n, an+1 क्या आएगा, n+1, an+1/an क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/n। डायरेक्ट लिमिट नहीं ले पाएंगे हम लोग, हमें क्या करना पड़ेगा, n का डिवाइड देना पड़ेगा। डिवाइड दे दो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n। ये क्वांटिटी 0 पे चली गई, आंसर क्या है हमारा, आंसर आया 1, ख़त्म कहानी हो गया। तो आई होप बहुत ही अच्छे से सवालों को हमने इसको प्रूफ करना सीखा है। कौची पहली थ्योरम, कौची की दूसरी थ्योरम का यूज़ करना सीखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे लग रहा है, दिल से फीलिंग आ रही है, सच बता रहा हूँ, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। आपके लिए एक छोटा सा कमेंट अगली क्लास के लिए मेरे लिए और जोश भरेगा, जिससे मैं और अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ, ठीक।
तो आइए बढ़ते हैं वीडियो को लास्ट सवाल की ओर। जल्दी से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिएगा। तो देखिए भैया, वीडियो का बेहद ही प्यारा और खूबसूरत सा अंतिम सवाल इसको मैंने छुपा के रखा था। ये सवाल है तो 90% बच्चे इसको देखेंगे, क्या सोचेंगे, इसकी लिमिट निकालनी, पेपर में आ गया, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग सोचो, थोड़ा सा सोचो। कुछ बच्चे कहेंगे सर प्लस 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 है, एवरेज दिया गया है, कॉची फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे। गलत हो गए। कॉची फर्स्ट थ्योरम ध्यान से देखी थी, उसमें क्या था, A1 प्लस A2 प्लस था। यहाँ पे प्लस कहाँ, यहाँ तो मल्टीप्लाई चल रहा भैया। तो जल्दबाजी में आकर के ऐसा मत सोचना ये कॉची फर्स्ट थ्योरम से होगा ना, प्लस प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई चल रहा, ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर प्लस है भैया। ये अकेला A1 का काम कर रहा है, ये A2 का काम कर रहा है, यहाँ इनटू है बीच में, ये नहीं काम करेगी। कॉची फर्स्ट थ्योरम नहीं लिख पाएगी यहाँ पे। क्या सर यहाँ पर सेकंड थ्योरम लगेगी? सेकंड थ्योरम क्या कहती थी कि an की होल पावर 1/n। सर होल पावर 1/n है, अरे कहाँ है होल पावर 1/n? नीचे कहाँ है पावर 1/n? ऊपर ही तो है। अब क्या करें यहाँ में, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको होल बनाने की कोशिश करते। होल कैसे बनेगी ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूँ, n+1 n+2 n+n की होल पावर 1/n तो है। मैंने क्या किया, नीचे n की पावर n कर दिया, ठीक, अब पूरे की होल पावर कर दी 1/n। बताइए ध्यान से देखो, मैंने सिर्फ ऐसा इसलिए किया ताकि मेरा होल पावर बन जाए, जिससे मैं कॉची सेकंड थ्योरम का यूज़ कर पाऊँ। कुछ सवाल टेढ़े आएंगे जिनमें सीधी उंगली से काम नहीं चलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इस सवाल में देखो n की पावर n को खोलेंगे, अगर हम इसको वापस से पावर लगाएंगे तो n से n कट जाएगा, लौट के कहानी वापस वही आ जाएगी। बस इसकी शक्ल ऐसी बनाई है मैंने। क्यों बनाई है? ताकि होल पावर लगा सकूँ और कॉची थ्योरम का यूज़ कर पाऊँ। वैसे तो होएगा ही नहीं सॉल्व ये। तो ऐसे करके तुम्हें भी सद्बुद्धि का उपयोग करना है कि कौन सा लिमिट कहाँ से कहाँ घुसानी है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक, कर दो। क्या हो गया, कैसे करेंगे इसको? जल्दी बोलो। an+1 निकालो। कैसे निकालेंगे? n की जगह पे n+3। अब भैया देखो, या तो मेरा तुम नोट मानो या मेरा एक्सपीरियंस मानो। अब जब भी सवाल ऐसा हो, मल्टीप्लाई चल रहा हो और सीक्वेंस दे रखा हो, तो मैं n पद में an+1 डालना हो, तो हमेशा याद रखना बेटा डालेंगे कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट बात। डायरेक्ट मत कर देना, कल तो यही कहानी। पहले स्टेप में सेम टू सेम जोड़ के लिख दो 2n। दूसरे स्टेप में आगे वाली n पे डालो n+1, पीछे वाली n ऐसे ही छोड़ दो। अगले स्टेप पे दोनों पर डाल दो n+1 प्लस का n+1। ये भाई सब तरीका होता है करने का। डायरेक्ट हम n की जगह पे n+1 नहीं डाल पाएंगे। कब? जब सीक्वेंस में टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में चल रहे होंगे, तभी ऐसा होगा। मेरी जो ट्रिक है केवल तभी काम करेगी जब सीक्वेंस के टर्म मल्टीप्ल में चल रहे होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ तुम अगर प्लस प्लस में होते डायरेक्ट डाल देते, हम लोग को दिक्कत नहीं आती। लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसी दिक्कत आती है, तो मल्टीप्लाई का सामना कैसे करेंगे? पहली बार में सेम जोड़ के, दूसरी बार में पहली जगह पे n की जगह पे रखो n+1, तीसरी बार में दोनों की जगह पे रख दो। ये बेस्ट तरीका है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कभी गलत नहीं होगा सवाल। तो यहाँ से क्या बन के आया, n+2 n+3 2n 2n+1 और 2n+2। बेस्ट तरीका है ये। आगे देखो, अब मुझे क्या करना, मुझे चाहिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an+1/an। बस हो गया सवाल। यही हाथी का पाँव था इस सवाल में भाई साहब। इसकी शक्ल ऐसी बनानी है, फिर an+1 कैसे निकलेगा, इसीलिए सवाल को मैं दूंगा डबल स्टार। बेस्ट क्वेश्चन था इस बार, ये क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलो क्या करेंगे, पहले ये लिखो। अच्छा एक चीज़ तो रहेगी, अरे यार an+1 में नीचे तो थिएटर रहेगा वहाँ पूरा, नीचे को थिएटर लगा लो भाई साहब, नीचे को दिक्कत ना है। नीचे क्या करेंगे, n+1 की पावर n+1, ठीक, n+1 की पावर n+1 हो गया, सही, कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या करेंगे ध्यान से देखो, n+2 n+3 2n 2n+1 2n+2, नीचे क्या आएगा n+1 पावर n+1 इनटू में an। उल्टा कर दो उसको, पलट के डालो। पलट कैसे डाला जाएगा, ऊपर क्या आएगा n की पावर n, नीचे क्या आएगा, होल पावर नहीं लेना, ठीक है। नीचे क्या आएगा n+1 n+2 पूरा आएगा, n+1 n+2 इनटू में 2n। अरे n+n माने 2n। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ध्यान से देखेंगे तो देखो ध्यान से, n+2 कट गया, इसके अगले क्या आएगा n+3 आएगा, इससे अगला टर्म वो भी कट जाएगा, आगे 2n तक कट जाएगा। बस n+1 नहीं कटेगा क्योंकि ऊपर n+1 नहीं है, ऊपर 2n+1 है, नीचे 2n+1 नहीं है, ये भी नहीं कट पाएगा। कहानी खत्म हो गई, यहीं पे तो ही रह पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा।
अब बच्चों का ता लिख लो, जो दिख रहा हो बच्चा तो वो चलो यहाँ तक 2 कॉमन ले लेंगे, आगे चलते हैं क्या बच रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा n प्लस का 1, ठीक, इंटू में n की पावर n, इसको भी ब्रेक कर लो, n प्लस 1 की पावर n इंटू में क्या बचा, ये तो बच गया, ये तो रह गया लिखना यहाँ पे, ये और लिखा जाएगा n प्लस 1, ठीक। देखो ध्यान से मैंने क्या किया है, n प्लस 2 से जाएगा, देखो यहाँ पे n प्लस 1 बच गया था ना, बाकी सारे टर्म कट गए, यहाँ पे क्या बचा कि n प्लस 1 यहाँ पे आ गया, मैंने इसको भी ब्रेक करके लिख लिया, ये n आ गया, ये n प्लस 1 आ गया, अलग अलग कहानी हो गई। यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया मैंने, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया। अब मैं क्या करूँगा भाई साहब, अब होल पावर वाले एक तरफ करो और सादा सादा n वाले एक तरफ करो। ध्यान से देखो क्या आएगा इधर इधर क्या आएगा 2 इंटू में क्या आएगा 2n प्लस 1, बट्टे में क्या आएगा यहाँ पे n प्लस का 1 इंटू में होल पावर वाले एक तरफ कर लो, n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर कितनी आ गई भाई साहब, n आ गई। अब करेंगे क्या अब लिमिट लगाने से पहले n को भट्टे में लगाना पसे, अब लिमिट लगाने से पहले n को भट्टे में ले जाना पड़ेगा, तो n यहाँ से कॉमन लेनी पड़ेगी, तो क्या आएगा देखो ध्यान से 2, n को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 2 प्लस 1 अपॉन n, अंदर क्या बचा नीचे, यहाँ से भी n कॉमन ले ली 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये तो तुम्हें पता ही क्या होता है, n को भट्टे में लेके जाओ तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n, बस होगी खत्म कहानी। अब क्या करेंगे डायरेक्ट लिमिट लगा लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, फिनिश हो गया। तो ना क्योंकि अब n से n कट्टा कर दो, अब n से दिक्कत होगी नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे, अब कहानी खत्म, टेकिंग लिमिट। और जैसे ही तुमने लिमिट को टेक किया तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से 2 इंटू में 2 प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक। नीचे क्या बचेगा 1 इंटू में, अब सबको पता है कि 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n क्या होता है, e होता है, लेकिन ये 1 के बट्टे में है तो ये क्या बनेगा भाई साहब 1 अपॉन e बनेगा, क्या दिक्कत आ रही है। तो फाइनली अपना आंसर ओवरऑल क्या आया 2 या 4 अपॉन e इज़ द वेरी वेरी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, थोड़ा सोचने पे मजबूर करेगा, जानबूझ करके मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, क्लास और लूँगा जिसमें आपकी थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा, कोची फर्स्ट थ्योरम कोची सेकंड थ्योरम इनके प्रूफ करवाऊंगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है इसे कमेंट करके ज़रूर जाना और अपने दोस्तों को भेजो जो लोग तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड की TGT एग्जाम की, सबको शेयर करो वीडियो को, फ्री में कंटेंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाई लेवल कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट कैसा है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए इतने बड़े मोटिवेशन का काम करता है। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए सी यू टुमारो, ओके बाय एंड टेक केयर।